यहाँ सभी पेपरों के नाम दिए गए हैं, इसको एक बार देख लीजिएगा और आज हम लोग पहले पेपर को कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। क्लियर? ये आपके पहले पेपर का पाठ्यक्रम है, इसको भी एक बार देख लीजिएगा और आप सभी को बहुत ही अच्छी तरह से पता है कि एकाध क्वेश्चन जलवायु को लेकर पूछे जा सकते हैं, इसकी प्रकृति को लेकर एकाध क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसके कार्य क्षेत्र को लेकर एकाध क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और आपके पाठ्यक्रम में मौसम भी लगा हुआ है, इससे भी संबंधित एकाध क्वेश्चन हो सकते हैं। समझ में आ गई इतनी बात? और आप इन चीजों को गिनते रहिएगा, अभी मैं इसी तरह से 60-70 क्वेश्चन के बारे में बता दूंगा और आप उन्हीं बिंदुओं पर थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा और आपका काम हो जाएगा। आप देखोगे वायुमंडल का जो संगठन है और जो इसकी संरचना है, इसको लेकर कम से कम 4-5 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्योंकि यह काफी बड़ा खंड है और यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आप अमूमन मान के चलिए कि यहाँ से 4-5 क्वेश्चन पक्के पक्के पूछे जाने हैं। सौर विकिरण को लेकर आपके एकाध दो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पृथ्वी का ताप संतुलन, यहाँ से भी एक आध क्वेश्चन आपका हो सकता है। तापमान का वितरण, सामयिक ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज, यहाँ से लेकर भी आपका एक आध क्वेश्चन हो सकता है। और आप देखोगे ग्रीन हाउस प्रभाव, ग्रीन हाउस प्रभाव से भी एक दो क्वेश्चन हो सकता है। क्लियर? ये सारी चीजें नोट करते रहिए और जहां मैंने ज्यादा क्वेश्चन बताया है वहां आपको ज्यादा ध्यान देना होगा। आगे वायुमंडलीय संतुलन, जिसमें आपको स्थिरता और अस्थिरता पढ़ना है, संभावित तापमान और वाष्पोत्सर्जन पढ़ना है। वाष्पोत्सर्जन से भी एक आध क्वेश्चन आ सकता है, स्थिरता और अस्थिरता से भी एक आध क्वेश्चन रहेगा। फिर आपका आ जाएगा वायुमंडलीय दबाव और हवाओं का वितरण, जेट स्ट्रीम, जेट स्ट्रीम से भी आपका एक दो क्वेश्चन आ सकता है। और आप देखोगे मानसूनी हवाएं, मानसूनी हवाओं से भी एक दो क्वेश्चन आप मान के चलिए। जलवायु संबंधित जो तमाम घटनाएं हैं उनसे भी संबंधित क्वेश्चन आपके पूछे जाने हैं। फ्रंट निर्माण प्रक्रिया प्रकार, फ्रंट से संबंधित मौसम, यानी कि एक आध क्वेश्चन यहां से भी मान के चलिए। चक्रवात और प्रति चक्रवात, यहाँ से भी आप 2-3 क्वेश्चन मान के चलिए। फिर वैश्विक तापन है, वैश्विक तापन से भी एक दो क्वेश्चन आप मान के चलिए, है ना, ग्लोबल वार्मिंग। तो आप देखोगे कि इस तरह से आप अगर चीजों को बांट के पढ़ोगे, सिलेबस के अनुसार पढ़ोगे, तो आपका काम आसान हो जाएगा। आगे है जलवायु का वर्गीकरण, इसमें आपके थार्मोइट हो जाएंगे और कोपेन हो जाएंगे। तो यहां से भी आप 2-3 क्वेश्चन मान के चलिए। आगे विश्व की जलवायु, उष्ण कटिबंधीय, समशीतोष्ण, रेगिस्तानी जलवायु, और तो ये यहां से भी आपके कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। ये सब नोट करे रहिएगा, है ना। इसीलिए कहते हैं पाठ्यक्रम को देखिए, पाठ्यक्रम का मतलब होता है क्रम से चलना, क्रम से सारी चीजों को पढ़ना। तो इसी तरह से आप मान के चलिए कि आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आप देखोगे कि आपके पास टोटल 4 यूनिट है और उसी 4 यूनिट को आप 4 भागों में बांटेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हर यूनिट से कितना क्वेश्चन पूछा जाना है। किसी यूनिट से थोड़ा 2-4 क्वेश्चन ज्यादा पूछ लिया जाएगा, किसी से थोड़ा कम पूछ लिया जाएगा। तो आप अपने चारों यूनिट को 4 भागों में बांटकर भी तैयारी कर सकते हो। और जितने भी बिंदुओं को मैंने यहाँ पर गिनाया उन्हें थोड़ा बारीकी से देखने का, समझने का, पढ़ने का प्रयास करिएगा। और वैसे भी जो भी चीजें मैं यहाँ पर पढ़ाऊंगा वह सीधा का सीधा आपकी परीक्षा में काम करेगा, काम आएगा। और अगर आप इसी के सहारे चलते हैं तब भी आपका काम हो जाएगा। ये इंग्लिश में दिया गया है, देख लीजिएगा एक बार। अब हम लोग यहाँ पर समझेंगे वायुमंडल का संगठन और इसकी संरचना। आपको बहुत अच्छी तरह से पता है
कि हमारी जो पृथ्वी है वह चारों तरफ से गैस की मोटी चादर से घिरी हुई है, जिसे वायुमंडल कहते हैं। और इस वायुमंडल का जो संगठन है वह मुख्यतः तीन तत्वों से हुआ है। पहला गैस, दूसरा जलवाष्प और तीसरा धूल कण। क्लियर? तो ये सारी बातें अभी हम पढ़ते रहेंगे, समझते रहेंगे, है ना। तो सबसे पहले यहां हम जान लेते हैं वायुमंडल की परिभाषा। अगर आपका लिखित पेपर होता और आप इस परिभाषा को लिखकर चले जाते तो तुरंत का तुरंत आपका एग्जामिनर आपको 2 नंबर दे देता, तुरंत बिना कुछ सोचे विचारे 2 नंबर दे देता अगर इस परिभाषा को देख लेता तो। लेकिन अब आपका बहुविकल्पीय है तो ऐसे में आपको यहां से एक आध नंबर मिल सकते हैं। क्लियर? तो परिभाषा हम देखेंगे कि पृथ्वी के चारों ओर उपस्थित विभिन्न गैसों, जलवाष्प तथा वायु में निलंबित अदृश्य ठोस कणों का समूह जो पृथ्वी को उसकी गुरुत्वीय शक्ति के कारण, है ना, घेरे हुए रहता है, उसे क्या कहते हैं भैया? वायुमंडल कहते हैं। तो यहां आपने जान लिया वायुमंडल को, और मैंने जिस तरह से समझा दिया इसी को आपको ध्यान में रखना है। समझ में आ गई बात? और अगर आप वायु का भौतिक गुण देखोगे तो भैया वायु रंगहीन है, वायु गंधहीन है और वायु स्वादहीन है। अगर आप जीभ पर रखकर ऑक्सीजन को चखना चाहो तो भैया चख नहीं सकते। तो आप समझ सकते हो ये बहुत ही मामूली बात है, बहुत ही छोटी सी बात है। तो ये सारी चीजें आपको पता ही होंगी, इसीलिए मैं इस पर बहुत ज्यादा नहीं जाऊंगा। और आपको बहुत अच्छी तरह से पता है भैया, हम इसे केवल तभी महसूस कर पाते हैं जब यह हवा की तरह चलती है, हवा की तरह बहती है। यही तो होता है। वायु कब महसूस होती है? जब ये हवा की तरह बहती है। और बहती है तो हमें क्या करती है? जैसे मान लीजिए अगर गर्मियों के टाइम पर चली सर्द हवा तो हमें सुकून देती है, और यही ठंड के समय अगर ठंडी हवा बही तो क्या होता है भैया? दुख होता है, दिक्कत होता है। तो इतनी कहानी समझ गए भैया। और वायुमंडल की परिभाषा को ध्यान में रखे रहिएगा, यहां से एक आध क्वेश्चन हो सकता है, जहां तक मुझे लग रहा है पूछा जा सकता है। और क्वेश्चन किस तरह का हो सकता है आइए मैं यहां पर बताता हूं। यहां कहा जा रहा है वायुमंडल क्या है? जल का आवरण है? नहीं भैया। भूमि का आवरण है? नहीं भैया। चट्टानों का आवरण है? नहीं भैया। आपका सही उत्तर हो जाएगा गैसों का आवरण। और हमारे वायुमंडल का निर्माण तीन तत्वों से हुआ है। पहला आपका हो जाएगा गैस, अगला हो जाएगा जलवाष्प, और अगला आपका हो जाएगा धूल कण। इसी धूल कण को एयरोसॉल के नाम से भी जाना जाता है। एयरोसॉल। क्लियर? इसी धूल कण को एयरोसॉल के नाम से भी जाना जाता है। तो आप जो भी जितना भी पढ़िएगा उससे संबंधित क्वेश्चन तुरंत देख लीजिएगा, इससे आपकी तैयारी और बेहतरीन हो जाती है। आगे, वायुमंडल की सर्वोच्च सीमा अस्पष्ट है। अगर हम वायुमंडल की सीमा को नापने जाएं तो ये अस्पष्ट है ना, अस्पष्ट है। कहां तक वायुमंडल है ये किसी को नहीं पता है, लेकिन उसके बावजूद कई सारे विद्वान हैं जो कई सारी बातें करते हैं। तो हमें यहां पर जानना है कि वायुमंडल की जो ऊंचाई है वह कितनी है भैया? 10,000 किलोमीटर। हमारे वायुमंडल की जो सर्वोच्च ऊंचाई है वो कहां तक है भैया? 10,000 किलोमीटर तक। आपसे यही वाला क्वेश्चन भी पूछा जाएगा, 10,000 किलोमीटर वाला। और अगर एनसीईआरटी के अनुसार बात करें तो इसकी ऊंचाई हो जाएगी 1600 किलोमीटर। और एक बात आपको जरूर ध्यान रखना है कि 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक वायुमंडल का 99% हिस्सा पाया जाता है, 99% भाग पाया जाता है। तो ये कहानी आप यहां पर समझ गए होंगे। आगे देखो, यहां क्वेश्चन दिया भी गया है, वायुमंडल की ऊपरी सीमा क्या है? 100 किलोमीटर नहीं, 500 किलोमीटर नहीं, 1000 किलोमीटर नहीं, 10,000 किलोमीटर सही बात है। क्लियर? तुरंत क्वेश्चन आप करते जा रहे हैं तो इससे आपको और भी
शानदार तरीके से चीजें समझ में आ रही होंगी। फिर यहाँ वायुमंडल का संगठन, ये मैं चिल्ला चिल्ला के पीछे कई बार बता चुका। हमारा जो वायुमंडल है वो 3 तत्वों या संगठकों से मिलकर बना है। पहला आपका गैस हो जाएगा, दूसरा जलवाष्प हो जाएगा, तीसरा आपका धूलकण हो जाएगा। गैसों में आपको स्थायी गैसें पढ़ना है। क्या पढ़ोगे भैया? स्थायी वाली गैस पढ़ोगे और अस्थायी। इसे आप स्थिर भी कह सकते हो, इसे आप अस्थिर भी कह सकते हो। नहीं तो कभी कभी क्या होता है, हम लिख दिए स्थायी और आप किसी किताब में पढ़ लिए स्थिर, तो आप कहते हो ये मास्टर गलत पढ़ा रहा है। अरे भैया गलत नहीं पढ़ा रहे हैं, सब सही है। और फिर अगला आ जाएगा जलवाष्प। जलवाष्प क्या होता है भैया? जल का गैसीय रूप होता है, जल का गैसीय रूप। और फिर आपका हो जाएगा धूलकण यानी कि एयरोसॉल। आप देखते हो आपके वायुमंडल में बहुत सारे उल्का वगैरह जलते हैं और उनके बहुत छोटे छोटे भाग, छोटे छोटे कण, उन्हीं को हम धूलकण कहते हैं। और आप जब प्रकाश वगैरह को देखते होंगे तो उसमें बहुत छोटे छोटे धूलकण दिखाई देते हैं, तो उन्हीं को कहते हैं धूलकण। धूलकण में आप और भी कई सारे नाम देखोगे, केवल उल्का के जो है जले हुए छोटे छोटे कण नहीं होते, और भी चीजें होती हैं जिन्हें मैं अभी आगे और भी बेहतरीन तरीके से बताऊंगा। अगर मैं यहाँ पर नहीं बता पाया तो मैं आगे अगली चर्चा के दौरान बताऊंगा। अभी हो सकता है मैं आपको जो ये सीरीज आती है, जिसे मैं तैयारी वगैरह के लिए नहीं कहूंगा कि ले लीजिए, बस केवल आप एमए की परीक्षा देने के लिए ही उसे ले सकते हैं, क्योंकि उसमें कई सारे आंकड़े इधर उधर भी देखने को मिलते हैं, है ना। तो हो सकता है मैं आपकी परीक्षा के समीप तक उसको भी एक बार कंप्लीट करा दूं, उसको भी एक बार पढ़ा दूं, तो वहां भी मैं बता सकता हूं। वायुमंडल के संगठकों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? जब भी आप क्वेश्चन पढ़िएगा तो ये बात जरूर देखिएगा क्या पूछा जा रहा है, क्योंकि कभी कभी हम क्वेश्चन को सही तरीके से नहीं पढ़ते, जल्दबाजी में पढ़ते हैं और वही हमारा गलत हो जाता है। तो क्वेश्चन को बहुत ही सावधानी से पढ़िएगा, उसके बाद ही उत्तर को दीजिएगा। कौन शामिल नहीं है? गैस शामिल है। गैस क्या है भैया? शामिल है। जलवाष्प शामिल है। धूलकण एयरोसॉल शामिल है। चट्टान शामिल नहीं है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा डी। क्लियर? आगे बढ़ो। गैस, आप देखोगे ऊंचाई के साथ गैसों के अनुपात में परिवर्तन होता है। उदाहरण के लिए 120 किलोमीटर की ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य हो जाती है। जैसे मान लीजिए ये आपकी कौन हो गई भैया? पृथ्वी हो गई, है ना। और आप 120 किलोमीटर की ऊंचाई तक जाओगे तो यहां आपको ऑक्सीजन की मात्रा घटते हुए दिखेगी, यानी कि यहां तक पहुंचने पर ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य हो जाएगी। वहीं अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प को देखेंगे तो ये 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाए जाते हैं। 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक भैया आपके कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प पाए जाते हैं। और आपको बहुत अच्छी तरह से पता है कि सतह के पास ज्यादा गैसें पाई जाएंगी, सतह के पास ज्यादा गैसें पाई जाएंगी, और जो भारी गैसें हैं वह कहां पाई जाएंगी? सतह के पास पाई जाएंगी। भारी गैसें कहां पाई जाएंगी? सतह के पास पाई जाएंगी। और ज्यादा मात्रा में गैसें कहां पाई जाएंगी? सतह के पास में पाई जाएंगी। क्लियर? ये भी बातें आपको पता होनी चाहिए। और आप जब ऊंचाई से 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंचोगे तो यहां तक आपके कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प पाए जाते हैं। इसके ऊपर जाओगे तो जलवाष्प और कार्बन डाई की मात्रा आपको एकदम नगण्य देखने को मिलेगी। और उसी तरह से अगर हम और ऊंचाई पर जाएं, 120 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंचे तो यहां ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य हो जाती है। क्या हो जाती है भैया? नगण्य हो जाती है, यानी कि समाप्त हो जाती है। तो यहां आपको ये सारी चीजें जरूर ध्यान में रखना है। ये सारी चीजें भैया ध्यान में जरूर रखना है। तो यहां मैंने महत्वपूर्ण के तौर पर बताया था, इसको भी आप नोट कर लीजिए, यह भी आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। मैं पीछे नोट कराना भूल गया।
यह भी आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। और ये वायुमंडल की ऊंचाई कहां तक है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है ना, ये पूछा जा सकता है। फिर आपसे यह पूछा जा सकता है कि वायुमंडल का संगठन किन किन तत्वों से हुआ है, यह आपका बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा, नोट कर लीजिए। और अगर भगवान ने चाहा और आपकी किस्मत अच्छी रही तो यहां से क्वेश्चन एक ठो पक्का पूछ लिया जाएगा। फिर ये हो गया। और हो सकता है अगर भगवान ने चाहा तो यही वाला क्वेश्चन उठ के चला आएगा, ये वाला, है ना। अगर प्रभु की कृपा रही, प्रभु ने चाहा तो यही क्वेश्चन उठ के चला आएगा। फिर मैं यहां आपको बता रहा था, और यहां ऑक्सीजन वाला बिंदु याद रखे रहिएगा, और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प वाला, ये कितनी ऊंचाई तक पाए जा रहे हैं। और जो मैं यहाँ छोटे छोटे ये बिंदु बनाता हूं, छोटे छोटे चित्र बनाने का प्रयास करता हूं, इसको भी आप बनाते चलिएगा, क्योंकि भूगोल में आप कितना भी रटो आप भूल जाओगे, लेकिन अगर आप भूगोल में चित्र वगैरह बनाते हुए चल रहे हैं, चित्रों के माध्यम से चीजों को याद करते हुए चल रहे हैं, तो यकीन मानना भूगोल में आप बेहतरीन कर पाएंगे। और रटने चले गए तो भैया रटते रहो, फिर कुछ भी नहीं होने वाला है। और पीछे मैंने आपको बताया कि वायुमंडल में दो प्रकार की गैसें पाई जाती हैं, एक गैस आपकी हो जाएगी स्थिर या स्थायी, और दूसरी गैस हो जाएगी आपकी परिवर्तनशील। जो स्थिर या स्थायी गैस है, इसमें आप पाओगे नाइट्रोजन को, किसको भैया, नाइट्रोजन को, और इसी में आपका आ जाएगा ऑक्सीजन, और इसी में आपका आ जाएगा ऑर्गन, है ना। अब इन्हें स्थायी या स्थिर गैस क्यों कहा जा रहा है, तो जैसे मान लीजिए यह एक कोई बर्तन है, और इस बर्तन में मान लीजिए नाइट्रोजन इतने भागों में है, तो नाइट्रोजन इतने ही भाग में रहेगा, इसके परसेंटेज में कोई भी बढ़ोतरी नहीं होगा। और मान लीजिए ऑक्सीजन ने इतना भाग घेरा है तो ये इतना ही भाग घेरेगा, क्लियर। और जो ये परिवर्तनशील गैसें हैं, ये मान लीजिए इतने क्षेत्र में रह रही हैं, तो इनकी मात्रा बढ़ भी सकती है, वो इतना स्थान भी घेर सकती हैं। समझ में आ गई, ये बहुत ही बेसिक बातें हैं, कोई भी बताता नहीं है जल्दी इन चीजों को पढ़ाते समय, लेकिन मैं यहां पर बता दे रहा हूं। सबसे पहले हम लोग यहां पर देखेंगे स्थिर गैसों को। स्थिर गैसों में सबसे पहला नाम आएगा नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे आप नोट करे रहिएगा, है ना। आपसे पूछा जा सकता है निम्नलिखित में से कौन सी स्थिर गैसें हैं, तो स्थिर गैसें हैं तो क्या करेगा, केवल एक देगा और तीन बाहर से देगा। और जब आपसे पूछेगा कौन सा स्थिर गैस नहीं है, तो तीन स्थिर गैसों के नाम देगा और एक बाहर से लेकर आएगा, जो बाहर से विकल्प लाएगा उसी को काट के भगा देना है। तो नाइट्रोजन स्थिर गैस है और सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला गैस है। आपसे यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला गैस कौन सा है, तो आपको कहना है नाइट्रोजन। क्या कहोगे, नाइट्रोजन। तो यहां से कई सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसके परसेंटेज को लेकर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्या भैया, इसके परसेंटेज को लेकर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और स्थिर गैसों के क्रम आपसे पूछे जा सकते हैं, या आपसे इस तरह से पूछा जा सकता है कि सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले गैसों के क्रम आरोही या अवरोही क्रम में जमाने के लिए, लगाने के लिए आपसे पूछे जा सकते हैं। तो क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछा जाए, आप करने के लिए तैयार रहो। यह बताना मेरा फर्ज है, मेरा कर्तव्य है, और मैं अपने कर्तव्य का निर्वहन बहुत ही अच्छी तरह से कर रहा हूं। अब बारी है आपकी। तो इसका परसेंटेज आप याद रख लेना, यह भी आपसे पूछा जा सकता है। वायु में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस नाइट्रोजन है, यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और अगर भगवान ने चाहा, प्रभु ने चाहा, तो यह भी आपकी परीक्षा में ऐसे जस का तस छप के चला आएगा। और आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नाइट्रोजन किस टाइप की गैस है, तो भैया यह अग्नि शामक गैस है।
है ना, यह अग्नि का समन करती है, यानी कि आग को बुझाने का काम करती है, आग को बुझाने का काम करती है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। और आगे आप देखोगे पौधों के लिए लाभदायक गैस है, किंतु पौधे सीधे वायु से नाइट्रोजन नहीं ले सकते, है ना। पौधों के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण गैस है, लाभदायक गैस है, लेकिन पौधे इसे सीधी तरीके से ग्रहण नहीं करते, बल्कि प्रभु ने एक कीटाणु बना दिया, एक जीवाणु बना दिया कि जीवाणु भैया जाओ, तुम नाइट्रोजन का फिल्टर करना, है ना, नाइट्रोजन का स्वरूप बदलना, ताकि हमारे पेड़ पौधे नाइट्रोजन को ग्रहण कर सकें। तो वही आप देखोगे यहां पर मिट्टी और कुछ पौधों की जड़ों में मौजूद जीवाणु वायु से नाइट्रोजन लेकर इसका स्वरूप बदल देते हैं, ताकि पौधे इसका उपयोग कर सकें। तो देखो हमारे पूरे संसार का निर्माण किस तरह से हुआ है, हर चीजें एक दूसरे के लिए किस तरह से उपयोगी सिद्ध हो रही है। और अगर हम लोग काले हैं तो इसके पीछे कौन जिम्मेदार है, भूगोल जिम्मेदार है। अगर हमारा पहनावा अलग है तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है, भूगोल जिम्मेदार है। अगर हमारे शरीर पर बहुत ज्यादा बाल आते हैं, या मान लीजिए जानवरों के शरीर पर बहुत ज्यादा बाल आते हैं, तो इसका जिम्मेदार कौन है, भूगोल है। क्योंकि आप देखते होंगे ठंडे प्रदेशों में जो जानवर वगैरह पाए जाते हैं उनके बाल बहुत बड़े बड़े होते हैं, ताकि वो ठंड वगैरह से बच सकें। वहीं आप गर्म प्रदेशों में देखो जो जानवर होते हैं उनके बाल ना के बराबर होते हैं, ऐसा इसलिए ताकि उन्हें ज्यादा गर्म वगैरह से बचाया जाए। तो कहीं ना कहीं भूगोल आपके काफी चीजों में जिम्मेदार है। और बिना भूगोल के इतिहास भी नहीं है, इतिहास तथ्यों का बोरा बन के रह जाएगा बिना भूगोल के, है ना। तो आप समझ सकते हो, और प्रभु ने हर चीज को बनाया है और कहा है कि भैया एक दूसरे का सहयोग करना, मदद करना। तो ये हमारा जीवाणु भाई क्या करता है, नाइट्रोजन का स्वरूप बदल के पौधों के लिए उसे लाभदायक बनाता है। आगे है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली सेकंड नंबर की गैस है, और इसका परसेंटेज आपसे पूछा जा सकता है, तो आपको बताना है 20.9%। क्या बताओगे, 20.9%। और इसका परसेंटेज भी आपसे पूछा जा सकता है ना। तो ये आप देख सकते हो दूसरी गैस है, अत्यधिक दहनशील है। यह क्या करती है भैया, जलाने का काम करती है। वहीं आपने पीछे देखा नाइट्रोजन को, वो बुझाने का काम कर रही है। हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं, उसके द्वारा ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, और उसी ऑक्सीजन को हम लोग ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, जिससे आप देखोगे इसका संतुलन बना रहता है। अगर हम ज्यादा मात्रा में पेड़ पौधों को काटते हैं तो यह संतुलन बिगड़ भी सकता है, यह संतुलन क्या होगा, बिगड़ भी सकता है। तो इसीलिए भैया संतुलन को अगर बनाए रखना है तो पेड़ पौधे ज्यादा से ज्यादा लगाइएगा। और देखो पेड़ पौधे आप देखोगे जो बहुत ज्यादा गरीब लोग हैं वही ज्यादातर लगाते हैं, और ये जो बड़े बड़े लोग हैं उसको निपटवा देते हैं। बड़े बड़े जो लोग हैं ये बड़े बड़े क्षेत्रों में पेड़ों को निपटा देते हैं, और हम छोटे छोटे लोग छोटे छोटे जगहों पर पेड़ लगाते हैं। तो हम लगाएं, ये काटें, अजीब सिस्टम चल रहा है ना। तो ये आप देख सकते हो भैया, इसे नोट करे रहिएगा, एक आध क्वेश्चन यहां से भी रख सकता है भैया। अगला आपका है आर्गन। कौन है भैया, आर्गन। आर्गन का परसेंटेज 0.9% है, इसे भी आप ध्यान में रखे रहिएगा। तो आपसे स्थिर गैसों के क्रम आपसे पूछे जा सकते हैं, अस्थिर गैसों के क्रम पूछे जा सकते हैं, और सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाले गैसों का क्रम आपसे पूछा जा सकता है। तो आपको नाइट्रोजन का नाम लेना है, ऑक्सीजन का नाम लेना है, आर्गन का नाम लेना है। उसके बाद आप किसका नाम लोगे, किसका नाम लोगे, कार्बन डाइऑक्साइड का, हाँ नाम ले लेना चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो इन चार गैसों का क्रम तो भैया जरूर से जरूर याद रखे रहिएगा, नहीं तो आपका एग्जामिनर मान लीजिए पूछ लिया तो आप तो गए। एग्जामिनर बड़ा खतरनाक व्यक्ति होता है, वो पता नहीं कौन सी किताब पढ़ता है, कहां से क्वेश्चन बनाता है, बहुत खतरनाक बनाता है। तो हमने स्थिर या स्थायी गैसों को पढ़ लिया, अब हम लोग पढ़ेंगे परिवर्तनशील गैसों को। और परिवर्तनशील गैसों में आप देखोगे कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगा, और कौन सा आ जाएगा भैया, जल वाष्प आ जाएगा, और क्या आ जाएगा,
धूलकण आ जाएगा। और क्या आ जाएगा, जल्दी जल्दी से कमेंट में बताओ, क्या क्या आ जाएगा, जल्दी जल्दी से बताओ। और क्या आएगा, ये लिखा तो गया है, क्या जरूरत है लिखने की, अरे भैया लिखा गया है। चलो भैया, जलवाष्प आ जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगा, ओजोन हो जाएगा, हाइड्रोजन आ जाएगा, हीलियम आ जाएगा, नियोन आ जाएगा, जेनोन आ जाएगा, क्रिप्टॉन आ जाएगा और मीथेन आ जाएगा। आपको बहुत अच्छी तरह से पता है, जलवाष्प भी ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करती है, आपका मीथेन भी क्या करता है भैया, ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करता है। अभी हम ग्रीन हाउस गैस को भी पढ़ेंगे, जहां से एक आध दो क्वेश्चन तो पूछा ही जाना है। तो ये परिवर्तनशील गैसें कौन कौन सी हैं, इसको आप ध्यान में रखे रहिएगा, इस तरह से भी आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अभी मैं आगे क्वेश्चन भी कराऊंगा जब इन गैसों को पूरी तरह से कंप्लीट करा दूंगा तब। देखो भैया, जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका परसेंटेज कितना है, तो आपको कहना है 0.03%। लेकिन वर्तमान में हम लोग कई कारणों से इसकी मात्रा को बढ़ा चुके हैं, और जब इसकी मात्रा बढ़ जाएगी तो ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा होगा और फिर हमें बहुत ज्यादा गर्मी का सामना करना पड़ेगा। अभी आपने कुछ 2 4 6 10 दिन पहले देखा ही होगा कितनी तेज गर्मी पड़ रही है। तो कहीं ना कहीं उसके पीछे हम ही जिम्मेदार हैं, उसके पीछे हम ही जिम्मेदार हैं। पेड़ों वगैरह को निपटा दे रहे हैं, बहुत सारा हम लोग जो है धुआं वगैरह फैला रहे हैं, और भी कई चीजों को जो है जैसे लकड़ी वगैरह को जो है बहुत भारी मात्रा में जला रहे हैं। तो ऐसे में क्या होगा, इसकी मात्रा तो बढ़ेगी, और जब मात्रा बढ़ी भैया तो झेलो, फिर तापमान गर्मी झेलो, है ना। तो वर्तमान में इसको हमने बढ़ा के 0.04% कर दिया है। और मैंने अभी पीछे भी बताया था कि जो ये हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है, यह सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला चौथे नंबर का गैस है। नंबर कैसा है भैया, चौथे नंबर, सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला अगर गैस पूछा जाए तो चौथा नंबर कार्बन डाइऑक्साइड का होता है। और शुरू से लेकर 4 तक आपको जरूर से जरूर क्रम याद रखना है। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये हरित गृह प्रभाव उत्पन्न करता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करता है। और ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, इसको समझ लिया जाए, समझ लिया जाए थोड़ा सा। आइए देखते हैं, आइए भैया समझने का प्रयास करते हैं। ये अपने सूर्य देवता हो गए, कौन हो गए, ये सूर्य देवता हो गए। सूर्य देवता को प्रणाम कर लीजिए, और इनसे जो भी मांगना हो मांग लीजिए, क्योंकि ये मनोकामनाओं को भी पूर्ण करते हैं। क्या करते हैं, मनोकामनाओं को भी पूर्ण करते हैं। तो आप इनसे मांगिए कि सूर्य देवता हमें हमारी परीक्षा में अच्छा अंक दिलाइए। ये सब मत मांगने लगना कि सूर्य देवता हमें बाबू दिला दीजिए, सोना दिला दीजिए, है ना, ये सब मत मांगिएगा। तो ये हमारे सूर्य देवता हो गए। और आपको अच्छी तरह से पता है कि सूर्य देवता जब अपना उग्र रूप धारण करते हैं तो इनसे तरंगे निकलती हैं। क्या निकलती हैं भैया, तरंगे निकलती हैं। तरंगे ज्यादा बड़ी हो गई, इनको छोटा करते हैं। हमारे सूर्य देवता से तरंगे निकलती हैं। आम बोलचाल में इसे हम कह लें किरणें, चलेगा। अगर मैं बोलूं किरण चलेगा, तो मैं बोलूंगा किरण भी, है ना। तो सूर्य देवता से जो तरंगे निकली वो कहां आ रही हैं, पृथ्वी के पास आ रही हैं। बीच में ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करने वाली गैसें मिल गई। उन गैसों में जो प्रमुख है उसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड इसे आने देगा, क्यों आने देगा, क्योंकि इसकी तरंग दैर्ध्य कम है। अब आप कहोगे सर जी ये तरंग दैर्ध्य क्या होता है, तो भैया ये आपकी तरंगे हो गई, यही है तरंगे, है ना। यहां से लेकर यहां तक आप देखोगे इनके बीच की दूरी ज्यादा है, तो आप कहोगे तरंग दैर्ध्य अधिक है। यहां से लेकर यहां तक आप देखोगे तो इनके बीच की दूरी आपको कम दिखेगी, इसी को हम कहेंगे कि भैया इनकी तरंग दैर्ध्य कम है। समझ में आया, नहीं समझ में आया, फिर से देखो। ये हो गई तरंगे, ऐसे तो चलती हैं तरंगे।
ऐसे ही तो चलती हैं। अब देखो, यहां से लेकर यहां तक की दूरी ज्यादा है तो हम क्या कहेंगे, तरंग दैर्ध्य अधिक है। यहां से लेकर यहां तक की दूरी ज्यादा है, हम क्या कहेंगे, तरंग दैर्ध्य अधिक है। और यहां से यहां तक की दूरी आप देखोगे तो आपको दूरी बहुत ही कम देखने को मिलेगी, तो आप कहोगे तरंग दैर्ध्य कम है, वेवलेंथ कम है। तो इसी को कहते हैं भैया तरंग दैर्ध्य। दिमाग में घुसा कुछ, बोलो हाँ या ना। हाँ, समझ में आ गया होगा। तो आपने समझा तरंग दैर्ध्य। तो जब ये सूर्य की किरणें आ रही हैं तो इनकी तरंग दैर्ध्य कैसी है भैया, कम है, कम तरंग दैर्ध्य। इनकी तरंग दैर्ध्य क्या है भैया, कम है। और जब कम तरंग दैर्ध्य वाली किरणें पृथ्वी की ओर आएंगी, तरंगे पृथ्वी की ओर आएंगी, तो जो ग्रीन हाउस गैसें हैं वह इनके लिए कैसा व्यवहार करेंगी, पारदर्शी व्यवहार करेंगी। कैसा व्यवहार करेंगी भैया, पारदर्शी व्यवहार करेंगी कि आओ, चलिए आओ, मैं तुम्हें किसी भी प्रकार का कोई भी डिस्टरबेंस या डिस्टर्ब नहीं करूंगा, नहीं करूंगी। अब ये किरणें कहां आ गई भैया, ये तरंगे कहां आ गई, पृथ्वी पर आ गई। आ गई पृथ्वी पर। अब जब ये तरंगे पृथ्वी पर आ गई तो पृथ्वी अब क्या होगी, हीट होगी। क्या होगी भैया, हीट होगी, गर्म होगी। और जब हीट होगी तो कुछ टाइम बाद ये हीट को रिलीज करेगी, ये हीट को रिलीज करेगी, ये ऊष्मा को रिलीज करेगी। अब जब ऊष्मा रिलीज हुई तो ये ऐसे जा रही है ना, गाते हुए पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में, है ना, ऐसे गाते हुए जा रही है, पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूं दुनिया के चमन में। तो अब जब ये जा रही है तो इसकी तरंग दैर्ध्य क्या है भैया, अधिक है। इसकी तरंग दैर्ध्य कैसी है, अधिक है। देख लो ध्यान से, इसकी तरंग दैर्ध्य कम है, इसकी तरंग दैर्ध्य अधिक है। समझ में आ गई बात। अब जब अधिक तरंग दैर्ध्य वाली किरणें या तरंगे बाहर जाने का प्रयास करेंगी तो फिर यहां से ग्रीन हाउस गैसों में प्रमुख मिलेगा, कौन मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड कहेगा बेटा कहां जा रही हो, ये तरंगे कहेंगी मैं अंतरिक्ष में जाना चाहती हूं। तो अब क्या होगा, ये तरंगे यहां पर बाहर की ओर नहीं जा पाएंगी, यानी कि यहां ये कौन सा व्यवहार करेगा, अपारदर्शी व्यवहार करेगा। कैसा व्यवहार करेगा, अपारदर्शी व्यवहार करेगा, यानी कि इन तरंगों को बाहर जाने नहीं देगा, या तो क्या करेगा भैया, सोख लेगा, या यही ऊष्मा यहीं फंसकर रह जाएगी। या फिर से ये इस ऊष्मा को क्या करेगा, पृथ्वी की तरफ भेज देगा, पृथ्वी की तरफ भेज देगा। क्लियर। तो अब क्या किया इसने, अपारदर्शी व्यवहार किया, या तो इन तरंगों को, इस ऊष्मा को सोख लेगा, या ये ऊष्मा यहीं फंसकर रह जाएगी, या ये ऊष्मा जो है फिर से लौटकर कहां आएगी भैया, पृथ्वी की तरफ आएगी। तो पृथ्वी अब क्या होगी, और अधिक हीट हो जाएगी, गर्म हो जाएगी। क्लियर। यानी कि पृथ्वी पर अब तापमान क्या हो जाएगा भैया, बढ़ जाएगा, तापमान क्या होगा, बढ़ जाएगा। इसी को कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट, इसी को कहते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव। यही क्या है भैया, ग्रीन हाउस प्रभाव है। क्लियर, समझ में आ गई बात। दोबारा तो नहीं समझाना पड़ेगा, एक बार फिर से समझा दे रहा हूं, समझ लो। ये हमारे सूर्य देवता हैं, सूर्य देवता को सभी प्रणाम कीजिए और इनसे यह मांगिए कि सूर्य देवता हमें हमारी परीक्षा में अच्छा अंक दिलाइए। ये सब मत मांगो
कि हे सूर्य देवता हमें बाबू सोना दिलाइए, ऐसा कुछ भी नहीं मांगना है। अब सूर्य देवता से जो तरंगे निकल के आ रही हैं उनकी तरंग दैर्ध्य कम है, और जब कम तरंग दैर्ध्य वाली तरंगे पृथ्वी की तरफ आएंगी तो मान लीजिए ग्रीन हाउस गैसों में प्रमुख कार्बन डाइऑक्साइड इसको मिलेगा, तो ये पारदर्शी व्यवहार करेगा और इन तरंगों को पृथ्वी की तरफ आने देगा। और जब ये तरंगे पृथ्वी पर आएंगी तो इससे क्या होगा, पृथ्वी हीट होगी और हीट को फिर कुछ टाइम बाद रिलीज करेगी। अब जब ये हीट रिलीज होगा, अब जब ये हीट रिलीज होगा तो ये फिर से ऊपर की तरफ जाएगा, यानी कि अंतरिक्ष में जाने का प्रयास करेगा। और ये जाते हुए कौन सा गाना गाएगा, पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूं दुनिया के चमन में। फिर मिला इसको ग्रीन हाउस गैस। कौन मिला, ग्रीन हाउस गैस। अब ये ग्रीन हाउस गैस मिला, ये कहेगा बाबू कहां जा रही हो, ये तरंगे कहेंगी मैं अंतरिक्ष में जाना चाहती हूं, ये कहेगा ना रे बाबा ना, ये तो पॉसिबल ना है, नहीं जाने देंगे। या तो ये क्या करेगा, पृथ्वी की तरफ इन तरंगों को वापस भेज देगा, इस ऊष्मा को वापस भेज देगा, या इस ऊष्मा को सोख लेगा, या यह ऊष्मा यहीं फंसकर रह जाएगी। क्यों रह जाएगी, क्योंकि अब ये अपारदर्शी व्यवहार कर रहा है, यानी कि इनको जाने नहीं दे रहा है। अब जब ये इतनी क्रिया कर लेगा, है ना, ये सारी चीजें कर लेगा, तो फिर से जब ये तरंगे यहां आ गई तो पृथ्वी क्या हो जाएगा भैया, गर्म हो जाएगा। और जब पृथ्वी गर्म होगी तो क्या होगा भैया, तापमान बढ़ जाएगा। इसी को हम क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। और जब ग्रीन हाउस प्रभाव होगा, जब ग्रीन हाउस प्रभाव होगा, इसको और छोटा हम लोग करें, चलो देखते हैं कैसे होता है ना। ये आप देख लीजिएगा, इसको छोटा कर दिया गया है। और अभी भी जिनको नहीं समझ में आया भैया वो फिर से एक बार देखिएगा। और ग्रीन हाउस प्रभाव जब होगा, जब ग्रीन हाउस प्रभाव होगा और तापमान बढ़ेगा तो इससे क्या होगा भैया, ग्लोबल वार्मिंग होगा। क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग होगा। और जब ग्लोबल वार्मिंग होगा तो क्या होगा भैया, ग्लेशियर पिघलेंगे। ग्लेशियर, ग्लेशियर, या हम कह लें बर्फ, बर्फ कहूं चलेगा, है ना। ग्लेशियर बर्फ वगैरह पिघलेंगे, और जब ये पिघलेंगे तो इसका जल जो बह के जाएगा वो कहां जाएगा, समुद्र में जाएगा। कहां जाएगा, समुद्र में जाएगा। और जब समुद्र में गया तो समुद्र का जो जल स्तर है, समुद्र का जो जल का स्तर है वह क्या होगा, बढ़ जाएगा। क्या होगा, बढ़ जाएगा। और जब बढ़ जाएगा जल स्तर तो जो तटीय क्षेत्र हैं, कौन से क्षेत्र, तटीय, जो तटीय क्षेत्र हैं वो क्या हो जाएंगे भैया, डूब जाएंगे। ले भैया डुबो दिया ये। तो कहीं ना कहीं इसे डुबोने में किसका हाथ है, हमारा ही हाथ है, आप सबका हाथ है ना। जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं उन सबका हाथ है। और फिर जब तटीय क्षेत्र डूबेंगे तो कितनी जनधन की हानि होगी, ये तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। और फिर यहीं से आपके चौथे पेपर का रास्ता तैयार हो जाएगा, जिसे हम डिजास्टर मैनेजमेंट कहते हैं, आपदा एवं आपदा प्रबंधन कहते हैं। तो आप देख सकते हो जो आप पहले पेपर में पढ़ रहे हो उसका संबंध सीधे सीधे आपके चौथे पेपर में जा रहा है। और चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं भैया, इनको आप देखते रहिएगा। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट आपकी परीक्षा में पूछा जाना है, और यहां से कितने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इनको मैंने शुरू में ही बता दिया है भैया, है ना। तो ग्रीन हाउस प्रभाव वेरी इंपॉर्टेंट, नोट कर लीजिए। ये वही सारी बातें लिखी गई हैं जिसको मैंने समझाया। तो एक बार आप फिर से देखिएगा, अगर नहीं समझ में आया होगा आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। और मैंने आपको भूमंडलीय तापन यानी कि ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बताया था। जो मैंने बताया वही चीजें यहां लिखी गई होंगी। अगर आप सभी ना पढ़ना चाहते हो तो एक बार मैं पढ़ दूं चलेगा, पढ़ूं, जल्दी जल्दी से बोलिए भैया, पढ़ दिया जाए। देखो, ग्लोबल वार्मिंग क्यों होता है, क्योंकि कारखानों और वाहनों के धुएं तथा जीवाश्म ईंधन कोयला खनिज तेल के जलने से वायुमंडल में इसका स्तर बढ़ जाता है। किसका स्तर बढ़ जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ जाता है। और जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी तो आप देखोगे ग्लोबल वार्मिंग होगा। और जब ग्लोबल वार्मिंग होगा तो इसके कारण जो ठंडे प्रदेश हैं वहां बर्फ पिघलेगी,
समुद्र का जलस्तर बढ़ जाएगा, तटीय क्षेत्रों में बाढ़ की संभावना बन जाएगी, यानी कि तटीय क्षेत्र डूब जाएंगे और जलवायु में अत्यधिक परिवर्तन देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं जलवायु परिवर्तन में भी इसका योगदान है, इसका हाथ है। और आप देखोगे पशु वगैरह पेड़ पौधों के लिए भी दिक्कत आ जाएगी, ये सब लुप्त होने लगेंगे, लुप्त होने लगेंगे। क्लियर? तो ये सारी बातें पढ़ते रहिएगा, समझते रहिएगा। अगला नंबर है ओजोन गैस का। किसका भैया? ओजोन का। ओजोन यह पृथ्वी की सतह से 18 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई के बीच पाई जाती है। आप देखोगे कई कई किताबों में 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक भी बताया जाता है, लेकिन आपको यह मान के चलना है कि 18 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर ज्यादा मात्रा में इसकी सांद्रता पाई जाएगी। क्लियर? यह सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर पृथ्वी तक पहुंचने से रोकती है, और जब रोकती है तो हमें जो है क्या मिलती है भैया? सुरक्षा मिलती है, यानी कि पहरेदार के रूप में काम करती है। अगर यह हानिकारक किरणें, तरंगे कहां आ जाए? पृथ्वी पर आ जाए, तो काफी कुछ दिक्कत आ सकता है, त्वचा रोग वगैरह भी बढ़ सकता है और भी कई सारी हानियां होंगी। तो ये सारी चीजें आप नोट करे रहिएगा, और ये लाइन आपसे पूछी जा सकती है। आप देखोगे, ये भी नोट कर लीजिएगा, जेट विमानों से निकलने वाले नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है ये मानव निर्मित गैस है। कैसी है भैया? मानव निर्मित। तो आपसे यह भी पूछा जा सकता है इन गैसों में से कौन सी मानव निर्मित गैस है, तो आपको नाइट्रोजन ऑक्साइड बताना है, आपको क्लोरोफ्लोरो कार्बन बताना है। क्या बताओगे? क्लोरोफ्लोरो कार्बन। तो जो जेट विमान हैं उनसे निकलने वाले नाइट्रोजन ऑक्साइड तथा रेफ्रिजरेटर्स या एसी से निकलने वाले क्लोरोफ्लोरोकार्बन इस परत को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो ओजोन लेयर को कौन कौन सी गैसें नुकसान पहुंचा रही हैं, यह भी आपको पता होना चाहिए। और ये दोनों की दोनों गैसें, चाहे नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गया, चाहे क्लोरोफ्लोरो कार्बन हो गया, ये कौन सी गैसें हैं भैया? मानव निर्मित हैं। कैसी हैं? मानव निर्मित हैं। नोट करे रहिएगा, मानव निर्मित है। नहीं तो आपसे पूछ लिया जाएगा तो आप तो गए भैया। हाँ, ध्यान में रखे रहिएगा। और आपको पता है 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस मनाया जाता है? ओजोन दिवस मनाया जाता है। क्या इतनी बातें आप सभी ने समझ लिया? तो यहाँ दो तीन बातें आपको याद रखना है, और ये आपसे पूछी जा सकती हैं। और अगर प्रभु ने चाहा तो एक क्वेश्चन ओजोन गैस से पूछ लिया जाएगा। आगे, वाटर वेपर यानी कि जल वाष्प, यह परिवर्तनशील गैस है, इसके बारे में हम जान ही चुके हैं, जिसकी मात्रा ऊंचाई बढ़ने के साथ घटती है। ये कौन सा खेला है भैया? ये अपनी क्या हो गई भैया? पृथ्वी हो गई। पृथ्वी के बीचों बीच या ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटने वाली कौन सी रेखा है? 0 डिग्री रेखा। इसी को हम क्या कहते हैं भैया? भूमध्य रेखा कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? विषुवत रेखा कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? बृहद्वृत्त कहते हैं। और क्या नाम है इसका? जल्दी जल्दी से बताओ। तो ये आपका 0 डिग्री रेखा हो गई। आप यहां से जाओगे इस तरफ, ये अपना ध्रुव है ना? ध्रुवों की तरफ जाओगे, है ना? भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाओगे, चाहे इधर जाओ चाहे इधर जाओ, ये आपका समझ लीजिए नॉर्थ हो गया, ये आपका साउथ हो गया। तो चाहे आप ध्रुवों की तरफ से इधर जाओगे और चाहे इधर जाओगे, जल वाष्प की मात्रा घटते हुए जाएगी। और आपको मैंने पीछे भी बताया था कि ऊंचाई के साथ आप जाओगे तो कहां तक जाओगे? 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक जाओगे। तो क्या होगा भैया? जल वाष्प की मात्रा घटते जाएगी। तो आपको यहां दो चीज पता चल गया कि जब सतह से आप 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक जाओगे तो जलवाष्प की मात्रा घटती हुई दिखेगी, और भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाओगे तब भी आपको जलवाष्प की मात्रा घटते हुए दिखेगी। तो ये आप पॉइंट समझ गए। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाने पर भी जलवाष्प की मात्रा कम होती है, यही चीज आपने यहां पर समझा। गर्म तथा आर्द्र उष्ण कटिबंध क्षेत्रों में यह हवा के आयतन का 4% तक हो सकता है। अब ये क्या खेला है?
ये कौन सा खेला है, आइए समझाता हूं। ये समझ लीजिए आपकी पृथ्वी है, ये आपकी 0 डिग्री रेखा, और इसी को क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा, और इसी को क्या कहते हैं, विषुवत रेखा, और इसे क्या कहते हैं, वृहद वृत्त कहते हैं, और क्या कहते हैं, एक दो नाम और है, अभी मैं मिस कर रहा हूं, अगर बाद में ध्यान आ जाएगा तो मैं बाद में बताऊंगा। तो हमने सबसे पहले यहां पर समझा कि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाएंगे तब जलवाष्प की मात्रा घटेगी, और ऊंचाई पर हम लोग जाएंगे तो लगभग 90 किलोमीटर तक जलवाष्प की मात्रा पाई जाती है। उसके बाद इसकी मात्रा नगण्य होते हुए दिखाई देगी। और वहां आपने देखा कि जो उष्ण गर्म क्षेत्र है वहां इसकी मात्रा सर्वाधिक पाई जाएगी। तो आपको बहुत अच्छी तरह से पता है, ये आपकी 23.5 डिग्री कौन सी रेखा है, कर्क वाली, ये कर्क हो गया। ये 23.5 डिग्री ये आपकी कौन सी रेखा है, मकर रेखा है। तो जो ये क्षेत्र है 23.5 डिग्री, इसे नॉर्थ करो, इसे साउथ करो, ये जो क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र, यहां जलवाष्प की मात्रा ज्यादा पाई जाएगी। कितना, 4% तक पाई जाएगी। कितना पाई जाएगी, 4% पाई जाएगी। क्लियर, 4% पाई जाएगी। लेकिन एक और बात यहां पर आपको समझना पड़ेगा, अगर इसी क्षेत्र में कोई मरुस्थल है तो वहां 0 से लेकर 1% जलवाष्प की मात्रा पाई जाएगी। तो इतना आपने समझ लिया, वही बात यहां पर लिखी गई होगी। गर्म तथा आर्द्र उष्ण कटिबंध क्षेत्रों में यह हवा के आयतन का 4% तक हो सकती है। तो यही मैंने यहां पर बताया, ये उष्ण या गर्म क्षेत्र है, यहां हवा के आयतन का 4% पाई जा रही है। लेकिन अगर इसी क्षेत्र में कोई मरुस्थल है तो वहां 0 से 1% जलवाष्प की मात्रा पाई जाएगी। क्यों, क्योंकि तापमान तो वहां है लेकिन जल नहीं है। रेगिस्तानों में तापमान तो बहुत है और जलवाष्प के लिए तापमान चाहिए, लेकिन भैया पानी भी चाहिए, नदी भी चाहिए, तालाब भी चाहिए, झील भी चाहिए, झरना भी चाहिए, लोटे में भरा हुआ पानी, बाल्टी में भरा हुआ पानी भी चाहिए। तो ऐसे में रेगिस्तानी क्षेत्रों में जल की मात्रा कम होती है लेकिन तापमान अधिक होता है, तो ऐसे में यहां जलवाष्प की मात्रा कम पाई जाएगी। यही पॉइंट पीछे मैं मिस कर रहा था, ध्यान में आ गया। जबकि ध्रुवों और रेगिस्तानी ठंडे क्षेत्रों में, शुष्क प्रदेशों में यहां 1% से भी कम होती है। अब इसे भी समझ लीजिए, आप ये वाला क्षेत्र देखोगे, ये वाला क्षेत्र देखोगे, तो इसकी अपेक्षा यहां, इसकी अपेक्षा यहां, इसकी अपेक्षा यहां जलवाष्प की मात्रा कम होगी। इसकी अपेक्षा यहां, इसकी अपेक्षा यहां, इसकी अपेक्षा यहां जलवाष्प की मात्रा कम होगी, है ना। तो इसीलिए हमने कह दिया कि ध्रुवों के पास से, है ना, 0 डिग्री रेखा से ध्रुवों के पास जाने पर जलवाष्प की मात्रा क्या होगी, घटती जाएगी। ये वही चीज है, आपने समझ लिया। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है, नोट कर लो। यह भी आपसे पूछा जा सकता है, जल्दी जल्दी से उतार लो। और आप देखोगे यह भी ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करती है, यानी कि जो काम आपका कार्बन डाइऑक्साइड कर रहा था वही काम यह भी करेगी। और जो काम कार्बन डाइऑक्साइड कर रहा था, लगभग लगभग जितनी भी ग्रीन हाउस गैसें हैं वह भी यही काम करेंगी जो कार्बन डाइऑक्साइड आपका कर रहा था। तो यह भी आपका ग्रीन हाउस गैस है, इसे भी ध्यान में रखे रहिएगा। ये कहानी आपने समझा होगा। आगे धूल कण, धूल कण, इसे हम लोग क्या नाम दे देते हैं, एयरोसॉल। एयरोसॉल, है ना। कहीं कहीं किसी किसी किताब में एयरोसॉल भी नाम देखने को मिल जाएगा। तो ध्यान में रखे रहिएगा कि इसी धूल कण को किस नाम से जाना जाता है, भैया एयरोसॉल के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ो। ये प्रायः वायुमंडल के निचले भाग में होते हैं, लेकिन संवहनीय वायु प्रभाव इन्हें काफी ऊंचाई तक ले जाती है। अब ये संवहनीय वायु क्या होती है, इसके बारे में अभी हम आगे पढ़ेंगे। कब पढ़ेंगे भैया, आगे पढ़ेंगे जब हम पवनों वाला टॉपिक कर रहे होंगे तब। तो अभी इसके बारे में यहां ना ही जानो तो ही बेहतर है।
तो आप देखोगे, मैंने पहले भी बताया था कि सतह के पास, कहां भैया, सतह के पास भारी गैसें पाई जाएंगी, ज्यादा मात्रा में गैसी पाई जाएंगी, और भारी मात्रा में धूलकण पाए जाएंगे, भारी मात्रा में जलवाष्प भी पाया जाएगा, भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह भी पाए जाएंगे। तो वही चीज यहां पर कहा जा रहा है कि ये प्रायः वायुमंडल के निचले भाग में होते हैं। कहां होते हैं बाबू? निचले भाग में होते हैं, निचले भाग में होते हैं। और संवहनीय जब वायु बहती है तो इन्हें काफी ऊंचाई तक उठा ले जाती है। विषुवत और ध्रुवीय प्रदेशों की तुलना में उपोष्ण और शीतोष्ण प्रदेशों में सूखी हवा के कारण धूल कणों का जमाव सबसे अधिक होता है। विषुवत और ध्रुवीय प्रदेशों की तुलना में उपोष्ण और शीतोष्ण प्रदेशों में सूखी हवा के कारण धूल कणों का जमाव सबसे अधिक होता है। तो यहां क्या कहा जा रहा है भैया, इसे भी आइए समझते हैं। ये आप क्या कहोगे, 0 डिग्री रेखा, ये आपकी 23.5 डिग्री रेखा हो जाएगी। ये भी आपके, ये आपका उत्तरी हो जाएगा, और ये 23.5 डिग्री नॉर्थ साउथ हो जाएगा। और फिर आप इधर जाओगे 66.5 डिग्री नॉर्थ हो जाएगा, 66.5 डिग्री क्या हो जाएगा भैया, साउथ। और आप देखोगे ये आपका 90 डिग्री है साउथ, और ये आपका 90 डिग्री नॉर्थ। जो ये वाला क्षेत्र है, ये आपका हो जाएगा उष्ण कटिबंध। क्या हो जाएगा भैया, उष्ण कटिबंध। क्लियर? ये वाला क्षेत्र यहां से लेकर यहां तक, यानी कि 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ तक, चाहे आप इधर जाओगे चाहे आप इधर जाओगे, ये वाला आपका उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र हो जाएगा। फिर आप 23.5 डिग्री से लगभग ऊपर की ओर जाएंगे, ये वाला क्षेत्र, और चाहे आप इधर आएंगे, है ना। ये वाला क्षेत्र कौन सा होगा भैया, ये वाला होगा आपका शीतोष्ण। ये आपका शीतोष्ण कटिबंध हो जाएगा। और फिर उसके बाद ये वाला जो क्षेत्र है, ये आपका शीत कटिबंध हो जाएगा। कौन सा भैया, शीत कटिबंध। और ये वाला भी शीत कटिबंध हो जाएगा। और इसी में आप देखोगे ये 23.5 डिग्री से लगभग 40 डिग्री के आसपास, कितना भैया, 40 डिग्री के आसपास, कहां से कहां तक, 23.5 डिग्री से 23.5 डिग्री से 40 डिग्री तक क्या पाया जाता है भैया, उपोष्ण कटिबंध। यहां भी आप देखोगे 23.5 डिग्री से लगभग 40 डिग्री के आसपास कौन सा क्षेत्र रहेगा, उपोष्ण। समझ में आ गई इतनी बात, समझ में आ गई? अगर नहीं समझ में आया होगा दोबारा एक बार पीछे करके देख लीजिएगा, क्योंकि अगर मैं इसी स्पीड से समझाता रहा तब तो गया हो गया, फिर हम लोग पढ़ते रहेंगे, पेपर हो जाएगा। तो आप देखोगे विषुवत और ध्रुवीय प्रदेशों की तुलना में उष्ण और शीतोष्ण प्रदेशों में सूखी हवा के कारण धूल कणों का जमाव सबसे अधिक होता है। यानी कि आपने यहां पर समझा, जो शीतोष्ण क्षेत्र है और जो उपोष्ण क्षेत्र है, वहां धूल कणों की मात्रा ज्यादा पाई जाएगी, धूल कणों का जमाव अधिक पाई जाएगी। किसके तुलना में, इसकी तुलना में और इसकी तुलना में। समझ में आ गई बात, समझ में आ गई? उपोष्ण और शीतोष्ण मैं बार बार समझाने का प्रयास कर रहा हूं, अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप जाने, आपका काम जाने। तो यह भी आपसे पूछा जा सकता है, बच्चा पार्टी नोट कर लो। आगे, ये जो धूल कण है, ये आर्द्रताग्राही नाविक का काम करते हैं। किसका काम करते हैं भैया, आर्द्रताग्राही नाभिक का काम करते हैं, जिसकी सहायता से आप देखोगे बादलों का निर्माण होता है।
तो आपको बहुत अच्छी तरह से पता चल गया यहाँ पर कि अगर धूल कण नहीं होंगे तो बादलों का निर्माण भी नहीं होगा, और जब बादलों का निर्माण नहीं होगा तो वर्षा नहीं होगी, और वर्षा नहीं होगी तो कहीं ना कहीं काफी चीजें प्रभावित होंगी। तो बादलों के निर्माण के लिए सबसे जरूरी क्या है भैया? धूल कण जरूरी है, क्योंकि इसके बिना बादल नहीं बनेंगे। तो ये समझ लीजिएगा, यहां नोट करे रहिएगा, ये आपसे पूछा जा सकता है। आगे, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय प्रकाश के प्रकीर्णन द्वारा आकाश में लाल एवं नारंगी धारियों का निर्माण करते हैं। ये जो आपका कौन धूल कण है, ये धूल कण क्या करता है भैया? आकाश में लाल एवं नारंगी धारियों का भी निर्माण करता है, और कब? सूर्योदय और सूर्यास्त के समय, है ना। तो आपको पता चल गया कि प्रकीर्णन के अलावा जो लाल और नारंगी धारियां बनती हैं सुबह शाम, उसमें कहीं ना कहीं किसका योगदान है? धूल कण का भी योगदान है। किसके अलावा? प्रकीर्णन के अलावा। क्लियर? अब तो नहीं समझाना पड़ेगा, समझ में आ गई होगी बात। वायु चक्र, ये वायु चक्र ये आपकी परीक्षा में जहां तक मुझे लग रहा है नहीं पूछा जाएगा। अब कहोगे काहे ला पढ़ा रहे हो? अरे भैया बेसिक सी बात है, आपको पता होना चाहिए। जहां तक मुझे लग रहा है आपकी परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा। और ये चक्कर होता क्या है? मान लीजिए यहाँ कोई वायु है और ये उठकर चली गई ऊपर, ये जगह खाली हो गई, और जो मान लीजिए यहाँ पर वायु थी ये उठकर यहाँ चली आई, यहाँ की जगह खाली हो गई। मान लीजिए यहाँ कोई वायु है, अब खाली जगह देखा, इसने रोका लिया, कब्जा कर लिया, है ना। और यहाँ वाली जगह खाली हो गई तो यहाँ मान लीजिए कोई वायु है, ये चली गई यहाँ। तो इस तरह से चक्कर चल रहा है किसका? वायु का। यही है वायु चक्र, बहुत ज्यादा तोपना है और ये पूछा भी नहीं जाना है, तो आप इसे देखे रहिएगा। और यहाँ एक बात आप बेसिक सी है, इसे नोट रखे रहिएगा। ठंडी वायु कैसी होती भैया? सघन होती है और भारी होती है, इसलिए वह नीचे बैठी रहती है। और जब वायु गर्म होती है तो वह फैलती है, हल्की हो जाती है और ऊपर की ओर उठती है। और कभी कभी आप देखते होंगे जब आंधी वगैरह आता है तो उसके बाद बेहद ठंडी ठंडी हवा चलती है, बहुत ही अच्छी शानदार सुकून देने वाली हवा चलती है। तो वह हवा कैसी होती है? ये वाली हवा होती है। ठंडी वायु सघन और भारी होती है, इसलिए वह नीचे की ओर बैठती है, तो वो ये वाली हवा बहती है ना। तो ये आप समझ गए। आगे देखो, गर्म वायु के ऊपर उठने से बने रिक्त स्थान को भरने के लिए ये यही वाला चीज है, समझा दिया मैंने, वायु चक्र। क्लियर? आगे बढ़ो। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। वायुमंडल में ऊंचाई बढ़ने पर ऑक्सीजन की मात्रा किस ऊंचाई पर नगण्य हो जाती है, अर्थात 0 हो जाती है? जल्दी जल्दी से इसका उत्तर बताओ। 10 किलोमीटर नहीं भैया, 80 किलोमीटर नहीं भैया, 50 किलोमीटर नहीं भैया, आपका सही उत्तर हो जाएगा 120 किलोमीटर। और वहीं अगर हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें, अगर वहीं हम लोग जल वाष्प की बात करें, तो यहाँ कितने किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है? 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। और आप जब भी क्वेश्चन को हल करिएगा, सबसे पहले आप 3 विकल्प को काटिएगा, उसके बाद चौथे सही विकल्प पर जाइएगा और उससे संबंधित, उससे जुड़ा हुआ और भी क्वेश्चन करिएगा, उसके बाद आगे बढ़िएगा। और इतना अगर जो कर ले जाएगा, यकीन मानना मैं लिख के दे सकता हूं, उसकी सफलता कोई भी नहीं रोक सकता। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। वायुमंडल में नाइट्रोजन का मुख्य कार्य क्या है? वायुमंडल में नाइट्रोजन का मुख्य कार्य क्या है? श्वसन में मदद करना, यह काम करता है अपना ऑक्सीजन, तो इसीलिए ये वाला कट जाएगा। पौधों को सीधे नाइट्रोजन देना, आपको बहुत अच्छी तरह से पता है, पौधे सीधे नाइट्रोजन ग्रहण नहीं करते, तो आपका ये वाला विकल्प भी कट जाएगा। तापमान बढ़ाना, तापमान
तापमान बढ़ाने में आपकी ग्रीन हाउस गैसें काम करती हैं। कौन सी गैसें भैया? ग्रीन हाउस गैसें, है ना। तापमान बढ़ाने का काम कौन करती हैं? ग्रीन हाउस गैसें करती हैं, जिनमें आपका मुख्य हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या हो जाएगा? जलवाष्प हो जाएगा, और कौन सा हो जाएगा? मीथेन हो जाएगा। तो ये वाला विकल्प भी सही नहीं होगा। और अब हम लोग एक ही विकल्प बचा है, तो इसे हम लोग पढ़ेंगे भी नहीं, समझेंगे भी नहीं, और तुरंत का तुरंत लगा के चले आएंगे। आग को तेजी से फैलाने से रोकना, है ना। यानी कि ये क्या है भैया? अग्नि का शमन करती है, यानी कि आग को तेजी से फैलने से रोकती है। तो ये आपको पता होना चाहिए। और मैंने पहले भी बताया कि जब तक आप 3 विकल्पों को काट ना दें, तब तक आपको आगे नहीं बढ़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए। और ये 3 विकल्प सही क्यों नहीं है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और इस तरीके से अगर आप तैयारी करेंगे तो मजा आ जाएगा। अगला क्वेश्चन थोड़ा भारी बड़ा हो सकता है, लेकिन इसी क्वेश्चन के रास्ते आप कई सारे क्वेश्चनों को भी हल कर सकते हो। जैसे समताप मंडल में ओजोन। अब आपको पता चल गया ओजोन किस मंडल में पाया जाता है? समताप मंडल में पाया जाता है। और अगर प्रभु की कृपा रही तो ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा। और यह ओजोन काम क्या करती है? तो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें, और कौन सी किरणें भैया? यूवीसी को पूरी तरह से सोख लेती है। तो ये भी आपको पता चल गया। और कौन सी किरणें को सोख रही है, ये भी आपको पता चल गया। आगे, जिसकी सर्वाधिक सांद्रता 20 से 25 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है। अब आपको यह भी पता चल गया कि ओजोन गैस की सांद्रता सबसे ज्यादा कितनी ऊंचाई पर पाई जाती है? तो आपको कहना है 20 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई तक। जिसके नष्ट होने पर त्वचा रोग बढ़ते हैं। अगर मान लीजिए ओजोन परत का क्षरण हो गया, नुकसान हो गया, तो क्या होगा भैया? कई सारी बीमारियां जन्म लेंगी, जिनमें से हम देख सकते हैं त्वचा रोग। ओजोन यानी कि O3 ऑक्सीजन का ही रूप है। ये जो ओजोन है किसका रूप है भैया? ऑक्सीजन का ही रूप है। ये भी बात आपको पता चल गई। का क्षरण मुख्य रूप से किस मानव निर्मित गैस के कारण हो रहा है? अब आपको यहां यह जानना है कि वह जो इसका उत्तर होगा, किसका? जो इस प्रश्न का उत्तर होगा वह मानव निर्मित गैस होगी। साफ सीधी बात यहां पूछा जा रहा है, ओजोन का क्षरण किसके कारण हो रहा है? किस मानव निर्मित गैस के कारण हो रहा है? तो आपका जो भी उत्तर होगा वह क्या हो जाएगा? मानव निर्मित गैस हो जाएगा। आपको बहुत अच्छी तरह से पता है धूलकण मानव निर्मित भी हो सकते हैं और भी प्राकृतिक भी हो सकते हैं, ये नहीं होगा। मीथेन प्राकृतिक है, प्राकृतिक है। प्राकृतिक थोड़ा डाउट है, अभी मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन ये उत्तर तो नहीं होगा। और ये क्या कह रहा है, इसको भी नहीं जानना है। और मैंने अभी पीछे बताया था आपको क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, ये मानव निर्मित गैस है। और अगर आपको इसका उत्तर ना भी पता होता तो आप यहाँ क्वेश्चन से समझ सकते थे कि मानव निर्मित गैस यहाँ पर क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, तो यही आपका उत्तर हो जाएगा। तो इस तरह से कहीं ना कहीं मेरा क्वेश्चन बनाने का यही उद्देश्य था कि आपको बहुत सारे चीजों से अवगत कराया जाए और आपको बेहतरीन तरीके से रणनीति बताया जाए। और इस तरह से अगर आप सारी चीजों को कंप्लीट करोगे भैया तो यकीनन आप अपनी परीक्षा में झंडा गाड़ के आओगे। अगली बात है कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में। कार्बन डाइऑक्साइड की भूमिका तापमान नियंत्रण। आपको बहुत अच्छी तरह से पता है कि तापमान नियंत्रण में इसका योगदान होता है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा नियमित रही, बराबर रही, जितना होना चाहिए उतना रही, तो तापमान नियंत्रित रहेगा, तापमान की मात्रा बराबर रहेगी। लेकिन अगर वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ी या ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा बढ़ी तो तापमान बढ़ जाएगा। तो तापमान को नियंत्रित करने का काम कौन करता है? कार्बन डाइऑक्साइड करता है। और ये कार्बन डाइऑक्साइड पौधों की वृद्धि में भी सहयोग करता है।
किसकी वृद्धि में? पौधों की वृद्धि में सहयोग करता है। आपने प्रकाश संश्लेषण देखा होगा, प्रकाश संश्लेषण देखा होगा, पढ़ा होगा। आगे, मौसम परिवर्तन में है, और जो इसकी भूमिका है ये मौसम परिवर्तन में भी है। जैसे कि मैंने बताया, जब ग्लोबल वार्मिंग होगा तो जलवायु परिवर्तन होगा, तो कहीं ना कहीं इसकी भूमिका मौसम परिवर्तन में भी है, ये भी आपको पता होना चाहिए। आगे, यह वैश्विक ऊष्मन यानी कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी गैस है। अच्छा, ये बात हम पीछे पढ़ भी आए हैं कि इसकी मात्रा बढ़ेगी तो ग्लोबल वार्मिंग होगा। समझ में आ रही बात? तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए भी जिम्मेदार कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड है। तापमान नियंत्रण के लिए जिम्मेदार कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड है। पौधों की वृद्धि के लिए जिम्मेदार कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा क्या होता है भैया? आपको पता है। फिर मौसम परिवर्तन में भी इसका हाथ होता है। अतः हमें वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि का कारण बताइए। अतः हमें वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि का कारण बताइए। वृद्धि यानी कि बढ़ोतरी, बढ़ोतरी यानी कि वह कौन कौन से कारण हैं जिसकी वजह से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है, और हमने वर्तमान में इसे 0.4% करके रख दिया है। बताओ बताओ बताओ। तो वनों की कटाई, जी हाँ बिल्कुल सही जवाब। जीवाश्म ईंधन, बिल्कुल सही जवाब। औद्योगिक विकास, बिल्कुल सही जवाब। यानी कि हम यहां पर सभी उत्तर को सही लगा सकते हैं। वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का परसेंटेज है? तो पहले नंबर पर आपका नाइट्रोजन आ जाएगा, पहले नंबर पर नाइट्रोजन आ जाएगा, दूसरे पे आपका ऑक्सीजन आ जाएगा, तीसरे पे आपका ऑर्गन आ जाएगा, और चौथे नंबर पर आपका कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। और इनका परसेंटेज हम बता के चले आए हैं, एक बार पीछे फिर से देखिएगा। तो यहाँ कौन सा उत्तर सही होगा? सबसे ज्यादा कौन पाया जा रहा है? नाइट्रोजनवा पाया जा रहा है, तो नाइट्रोजनवा को लगाओ सही। अब यहां बताया जा रहा है नाइट्रोजन का उपयोग उर्वरक निर्माण में होता है। तो आपको यहां यह भी पता चल गया कि उर्वरक निर्माण में नाइट्रोजन का उपयोग होता है। ले भैया, आगे ऑर्गन के बारे में बताया जा रहा है। ऑर्गन का उपयोग बल्बों में किया जाता है। ऑर्गन गैस दहन को रोकती है। आर्गन निष्क्रिय गैस समूह में आती है। तो यहां आपको यह बात याद रखना है भैया, निष्क्रिय गैस समूह। और वैसे बल्बों के निर्माण वाला जो जानकारी है ये आपकी परीक्षा में नहीं पूछा जाना चाहिए, यह भी आपको पता होना चाहिए। क्या भैया? यह भी आपको पता होना चाहिए। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। आगे आगे एक क्वेश्चन दिया है, इससे पढ़िए जल्दी जल्दी से पढ़िए। यहां कहा जा रहा है वायुमंडल में विद्यमान वह गैस जो सौर विकिरण के लिए पारदर्शी लेकिन पार्थिव विकिरण के लिए अपारदर्शी व्यवहार करता है। ये अभी हमने जो पढ़ा था कि सूर्य से जो किरणें आ रही हैं, यहां कौन मिल रहा था? इसे CO2 मिल रहा था। और ये कौन सा काम कर रहा था? सौर विकिरण के लिए पारदर्शी, यानी कि सौर विकिरण हो रहा है तो पारदर्शी व्यवहार करेगा। और फिर जब ये किरणें यहां आई पृथ्वी पर, पृथ्वी हीट हुई और जब ये जाने लगी तो अब कौन सा व्यवहार करेगा? अपारदर्शी। ये मैं पीछे बता के आया हूं, फिर से एक बार वहां जाके देख लीजिएगा। तो कौन कर रहा था? ऑक्सीजन नहीं, नाइट्रोजन नहीं, आर्गन नहीं। क्या हो जाएगा आपका? सी सही हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। आकाश का नीला रंग सौर विकिरण के किस प्रभाव के कारण दिखाई देता है? अपवर्तन, परावर्तन, अवशोषण, प्रकीर्णन। प्रकीर्णन आपका सही हो जाएगा, लगा लो जल्दी से। तारों के टिमटिमाने की घटना का कारण
ये कारण नहीं है, कारण है। वायुमंडलीय अपवर्तन है। आगे, चंद्रमा से देखने पर अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। तो ये आपको पता होना चाहिए, अगर ना भी पूछा जाए तब भी आपको पता होना चाहिए। तो तारे अगर टिमटिमाते हुए दिखाई दे रहे हैं तो क्यों दिखाई दे रहे हैं? वह इसलिए क्योंकि प्रकाश का या वायुमंडलीय अपवर्तन हो रहा है। और चंद्रमा से मान लीजिए कोई अंतरिक्ष यात्री आकाश को देख रहा है तो कैसा दिखाई देगा? करिया दिखाई देगा। ग्लोबल वार्मिंग का समुद्र स्तर पर क्या प्रभाव पड़ता है? पीछे हम पढ़ चुके हैं ग्लोबल वार्मिंग। जल का स्तर गिरता है? नहीं। जल का स्तर बढ़ता है? बिल्कुल सही जवाब, बी आपका सही हो जाएगा। कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कैसे ना पड़े। पानी सूख जाता है? पानी कहां से सूखेगा, पानी बढ़ जाता है। तो बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। जल वाष्प का निर्माण किस प्रक्रिया से होता है? जल वाष्प, पीछे हम लोग पढ़े हैं, जल वाष्प संघनन से नहीं होगा, वर्षा से नहीं होगा, अपघटन से नहीं होगा, क्या बचा? वाष्पीकरण। मैंने पीछे आपको बताया था कि जो आपका ये भूमध्य रेखा वाला 0 डिग्री वाला क्षेत्र है और ये 23.5 डिग्री नॉर्थ वाला है और ये 23.5 डिग्री साउथ, इस क्षेत्र में जलवाष्प की मात्रा ज्यादा पाई जाएगी, क्योंकि यहाँ तापमान ज्यादा हो रहा है और जहां तापमान होगा वहां नदियों से और कहां से? झीलों से, नहरों से, तालाबों से, लोटा से, बाल्टी से क्या होगा? वाष्पीकरण होगा, और वाष्पीकरण होगा तो जलवाष्प बनेगा। तो क्लियर इतनी बात। और इसी क्षेत्र में मान लीजिए कोई रेगिस्तान है, रेगिस्तान में तापमान तो बहुत है और वाष्पीकरण के लिए तापमान चाहिए, लेकिन रेगिस्तानों में क्या देखने को मिलेगा? जल नहीं देखने को मिलेगा। तो जब जल नहीं होगा तो कितना कितना भैया कितना वाष्पीकरण होगा? तो ऐसे में इस क्षेत्र में 4% पाया जाएगा, लेकिन इसी क्षेत्र में कोई मरुस्थल है तो वहां 0 से 1% जलवाष्प की मात्रा पाई जाएगी। तो इस तरह से आप यहां लगा सकते हो वाष्पीकरण। का लगाओगे? वाष्पीकरण लगाओगे। आगे, जल वाष्प का संघनन होने पर क्या बनता है? जल वाष्प का संघनन होने पर क्या बनता है? तो यहां देख लो भैया, संघनन जब होगा तो क्या बनेगा? बादल बनेगा। पवन ना बने, धूलकण ना बने, गैस ना बने, आपका बनेगा बादल। क्या बनेगा भैया? बादल। जल वाष्प का संघनन, हाँ बादल ही होगा। वायुमंडल में जल वाष्प की अधिकता कहां होती है? वायुमंडल में जल वाष्प की अधिकता कहां होगी? ध्रुवों पर कम होगी, मरुस्थल में कम होगी, 0 से 1% तक चली जाएगी, 0 से 1% तक चली जाएगी। भूमध्य रेखा पर 4% पाया जाएगा, लेकिन इसी क्षेत्र में ये हो तो गया है। पर्वतों पर भी लगभग कम ही पाया जाएगा, क्योंकि यहाँ ठंडा होता है मौसम। तो सही उत्तर यहाँ क्या लगाओगे? भूमंडलीय क्षेत्रों में। अगला है आपका, धूल कणों के बिना क्या प्रभावित होगा? धूल कणों के बिना क्या प्रभावित होगा? पवन, ताप, दाब, बादल का निर्माण। मैंने पीछे बताया था कि अगर धूल कण नहीं होंगे तो बादलों का निर्माण नहीं होगा। बताया था, जल्दी जल्दी से कमेंट में बताओ। बताया था? यस या नो? हाँ बताया था। आगे बढ़ते हैं। आगे, ओजोन परत हेतु कौन सा समझौता हुआ था? मॉन्ट्रियल लगाओ इसी को, आगे बढ़ जाओ। आगे, आधुनिक जलवायु के जनक किसे माना जाता है? जल्दी जल्दी से बताओ। इसे अभी हम आगे भी पढ़ेंगे तो इसीलिए अभी इसका आपका हो जाएगा होमवर्क, है ना। इससे आप इसका उत्तर स्वयं देने का प्रयास करिएगा, कमेंट में बताने का प्रयास करिएगा, और अभी इसकी बारी आगे आएगी तो हम वहां इसका उत्तर लेंगे। अब हम बात कर लेते हैं वायुमंडल की परतों के बारे में। तो आपको बहुत अच्छी तरह से पता है तापमान, दाब, घनत्व।
के आधार पर, संगठन अभी यहां पर काट दो, क्योंकि संगठन के आधार पर सममंडल और विषम मंडल आएगा, जिसे हम लास्ट में पढ़ाएंगे। तो अभी यहां पर ये काट दो। तापमान, दाब और घनत्व के आधार पर अगर देखा जाए तो हम वायुमंडल को 5 परतों में बांटते हैं। कितने परतों में बांट सकते हैं? 5 परतों में बांट सकते हैं। ये आपकी पृथ्वी की सतह हो गई। ये आपका पहला मंडल हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। इसे हम कहेंगे क्षोभ मंडल, इसे हम कहेंगे समताप मंडल, और ये कौन सा हो जाएगा? जल्दी जल्दी से बताओ। ये आपका हो जाएगा मध्य मंडल, और ये आपका हो जाएगा कौन सा? आयन मंडल, या कह लें हम ताप मंडल, और इसके ऊपर आप देखोगे बहिर्मंडल हो जाएगा। और अगर क्षोभ मंडल की ऊंचाई की बात करें तो भूमध्य रेखा से, कहां से भैया? भूमध्य रेखा से अगर हम क्षोभ मंडल की ऊंचाई देखेंगे तो हमें कितना मिलेगा? 18 मिलेगा। और अगर हम ध्रुवों से, कहां से भैया? ध्रुवों से इसकी ऊंचाई देखेंगे तो हमें लगभग मिलेगा 8 किलोमीटर। क्लियर? ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। और जो भी मौसम संबंधित घटनाएं होती हैं, मौसम संबंधित जितनी भी घटनाएं होती हैं वो होती हैं क्षोभ मंडल में। लिख लो, नोट कर लो। मौसम संबंधित सभी घटनाएं इसी मंडल में घटित होती हैं। हेलीकॉप्टर कहां उड़ता है? क्षोभ मंडल में। समताप मंडल में हवाई जहाज उड़ाया जाता है। नोट कर लो, पूछा जा सकता है। क्लियर? तो इसी तरह से आप कुछ चीजें पढ़ते चलिएगा। तो इतनी बातें आप सभी ने समझ लिया। कितने मंडल हैं? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल या ताप मंडल, फिर आगे आपका बहिर्मंडल हो जाएगा। क्षोभ मंडल की ऊंचाई हमने जान लिया, और वायुमंडल की जो सर्वोच्च ऊंचाई है वो कितनी मानी गई है? 10,000 किलोमीटर। एनसीईआरटी के अनुसार हम देखें तो 1600 किलोमीटर। ये सब चीजें मैं बता चुका हूं। आगे हम पढ़ते हैं क्षोभ मंडल। आपसे क्वेश्चन यह पूछा जा सकता है, वायुमंडल का सबसे निचला परत कौन है? तो आपको कहना है क्षोभ मंडल। तो पहला क्वेश्चन आपसे यही पूछा जा सकता है। और इसे परिवर्तन मंडल, ट्रोपोस्फियर, और इसका जो ट्रोपोस्फियर नाम है इसका नामकरण किया था टीज रेंस डी बोर्ट ने। अगला विक्षोभ मंडल, भंवर मंडल, संवहनीय परत इत्यादि नामों से जाना जाता है। तो इस क्षोभ मंडल के कई सारे नाम हैं, जैसे परिवर्तन मंडल। परिवर्तन मंडल आपसे पूछा जा सकता है। ट्रोपोस्फियर, इसे आप याद रखिएगा क्योंकि इंग्लिश में भी आपसे पूछा जा सकता है। विक्षोभ मंडल, भंवर मंडल, संवहनीय परत, संवहनीय परत भी आपसे पूछा जा सकता है। नोट रखे रहिएगा। आगे औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है। कहीं कहीं किताबों में आप देखोगे तो इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर बताई जाएगी, लेकिन ध्रुवों पर यह 8 किलोमीटर और भूमध्य रेखा पर कितना? 18 किलोमीटर तक है। यही चीजें मैंने पीछे आपको बताया था। भूमध्य रेखा से अगर इसकी ऊंचाई हम देखेंगे तो कितना मिलेगा? 18। और ध्रुवों से अगर हम इसकी ऊंचाई नापें तो कितना मिलेगा? 8 किलोमीटर। क्लियर? ये बातें मैं कई बार बता चुका। तो इसकी ऊंचाई नोट करे रहिएगा। और इसी मंडल में हेलीकॉप्टर उड़ाया जाता है। हम इसी में सांस लेते हैं, और मौसम संबंधित जो भी घटनाएं होती हैं लगभग इसी मंडल में होती हैं। किसमें भैया? मौसम संबंधित जितनी भी घटनाएं होती हैं लगभग इसी में होती हैं। और मौसम संबंधित कौन कौन सी घटनाएं हो सकती हैं? वाष्पीकरण।
क्या हो सकता है? वाष्पीकरण। और क्या हो सकता है? संघनन हो सकता है ना? वर्षण, बादल, ओस, पाला, हिमवर्षा, ओलावृष्टि, जलवाष्प, बादलों की गरज, बिजली चमक, तड़ित झंझा, है ना? तूफान, चक्रवात, हरिकेन, टॉर्नेडो, टाइफून इत्यादि। तो जितने भी ये मौसम संबंधित घटनाएं हैं वो कहाँ घटित होते हैं? आपके इसी मंडल में घटित होते हैं, और यह आपसे क्वेश्चन के रूप में पूछा जा सकता है। इसमें धूल कण और जलवाष्प मौजूद रहते हैं। ये बातें हम पीछे बहुत बार जान चुके कि भारी मात्रा में जो भी गैसें होंगी वो कहाँ पाई जाएंगी? सतह के पास ज्यादा मात्रा में पाई जाएंगी, और जो भारी गैसें होंगी वह भी सतह के पास ज्यादा पाई जाएंगी। ये इतना बात हो गया। तापमान ह्रास दर। इस संस्तर में प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई पर तापमान 1 डिग्री सेल्सियस घट जाता है। क्षोभ मंडल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें बढ़ती ऊंचाई के साथ में प्रति 1000 मीटर पर 6.5 डिग्री सेल्सियस की दर से तापमान में कमी होती है, जिससे तापमान की गिरावट दर को क्या कहते हैं भैया? सामान्य पतन दर कहते हैं। ये सामान्य पतन दर क्या होता है, आइए समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये अपनी पृथ्वी वाली सतह है, और ये आपका हो गया क्षोभ मंडल। क्या है? क्षोभ मंडल। और जब हम इस पर ऊंचाई की तरफ जाएंगे, यहां आपको इसी के ऊपर क्षोभ सीमा मिलेगा। क्या मिलेगा? क्षोभ सीमा मिलेगा। एक चीज पहले यहां पर समझ लीजिए भैया फिर से। यहां क्षोभ मंडल, यहां आपको क्षोभ सीमा दिख जाएगा। ये 1 से 1.5 किलोमीटर या और भी ज्यादा मोटी हो सकती है। यहां आपको समताप सीमा मिल जाएगी। यहां आपका मध्य सीमा हो जाएगा। यहां आपका आयन सीमा हो जाएगा। तो हम देख रहे थे सामान्य पतन दर। ये सतह हो गई और ये अपना क्षोभ मंडल हो गया। और यहां कहा जा रहा है कि बढ़ती ऊंचाई के साथ प्रति 1000 मीटर पर कितना टेम्परेचर कम होता है? कितना? 6.5 सेल्सियस की दर से तापमान में कमी आती है। तो यहां अगर ऊंचाई जब बढ़ती जाएगी, तापमान में कमी देखने को मिलेगी, है ना? कभी कभी इसी को लिख दिया जाता है कि ऊंचाई के साथ तापमान घटता जाता है, लेकिन उस तरह से अगर हम लिख देंगे तो हमारा गलत हो जाएगा। तो यहां यह बात कहा जा रहा है कि क्षोभ मंडल पर ऊंचाई की तरफ जाने पर तापमान में कमी देखने को मिलती है। इसीलिए आप पहाड़ों पर जाते होंगे तो आपको सांस वगैरह लेने में दिक्कत आती होगी। तो जो तापमान में यह कमी देखी जा रही है, यह कमी कहां तक होगी भैया? क्षोभ सीमा के बाद यह नियम जो है लागू नहीं होगा। कौन वाला? तापमान की कमी वाला। तो इसी में अगर ऊंचाई हम बढ़ते हुए जाएंगे ऊंचाई की तरफ, तो क्या होगा? हमारा तापमान घटते हुए जाएगा। इसी को कहते हैं सामान्य पतन दर। यही है सामान्य पतन दर। इसी को कहते हैं सामान्य पतन दर। क्लियर? क्लियर? यही तो लिखा गया है। बढ़ती ऊंचाई के साथ में प्रति 1000 मीटर की ऊंचाई पर इतना तापमान में कमी होती जाती है। इसी को हम सामान्य ताप पतन दर कहते हैं। तो आपने समझ लिया कि क्षोभ मंडल में जब हम ऊंचाई की तरफ जाएंगे तापमान में कमी देखने को मिलेगी। इसी को हम सामान्य ताप पतन दर कहते हैं। और यह कहां तक पाया जाएगा? क्षोभ मंडल तक पाया जाएगा। और जब क्षोभ सीमा आएगा तो ये जो सामान्य पतन दर वाला नियम है ये लागू नहीं होगा। ये लागू नहीं होगा। तो ये आपको पता होना चाहिए, नहीं तो आपसे गलत करवा दिया जा सकता है। यहां मान लीजिए आपसे गलत नहीं करवाया जाएगा, तो मान लीजिए भविष्य में आप कंपटीशन वगैरह देंगे तो वहां आपसे गलती करवाया जा सकता है। तो ऐसे में आपको पता होना चाहिए। आगे है, निचले क्षोभ मंडल में तापीय प्रतिलोमन की घटना होती है।
यही चीजें मैंने बताया था कि जब वो आपका क्या था, छोप सीमा के बाद वो नियम लागू नहीं होगा, तो यही बात कही जा रही है। छोप सीमा यह छोप मंडल और समताप मंडल को अलग करती है। यहाँ हवा तापमान विषुवत वृत्त के ऊपर -80 डिग्री सेल्सियस और ध्रुवों के पास -45 डिग्री सेल्सियस होता है। यहाँ तापमान स्थिर रहता है। तो यह आप समझ सकते हो, यहाँ बहुत कुछ नहीं जानना है। सामान्य ताप पतंदर आपको जरूर याद रखना है। हमारा अगला मंडल है भैया समताप मंडल, और इस समताप मंडल की खोज किसने किया था? टीजरेंस डी बोल्ट ने। और कब किया था? 1902 में। तो आपसे यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसकी खोज किसने की? डेट आपसे नहीं पूछा जा सकता है, लेकिन खोज किसने की ये आपसे पूछा जा सकता है। और जो क्षोभ सीमा के ऊपर 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है, ये वाला मंडल कहां तक फैला है भैया? 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। चलो यही समझ लो, आगे हम लोग पीछे नहीं जाएंगे। और हाँ, इससे संबंधित एक एक क्लास और हो चुकी है। इन सब चीजों से संबंधित एक एक क्लास और हो चुकी हैं, उसमें मैंने थोड़ा और विस्तार देने का प्रयास किया है। तो अगर आप इन चर्चाओं से सहमत नहीं है, संतुष्ट नहीं है, तो आप उसे जाकर देख लीजिएगा, आपको बेहतरीन तरीके से, अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो ये वाला जो मंडल है, ये 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। कभी कभी निचले समताप मंडल में सिरस बादल अर्थात सफेद रंग के अत्यंत चमकीले बादल, जिन्हें मदर ऑफ पल्स क्लाउड या नेक्रियस क्लाउड कहते हैं, ये दिखाई पड़ते हैं। है ना, सफेद, जैसे आप बगुला देखे हैं, बगुला देखो कैसे उड़ता है, सफेद सफेद एकदम चमकता रहता है। और एक ठो जो है मच्छी होती है, उसका नाम होता है चिलवा। चिलवा शायद चिलवा ऐसे कुछ नाम होता है। वो भी देखो तो बहुत बेहतरीन तरीके से चमकता है ना। तो ऐसे आपको चमकते हुए बादल कहाँ देखने को मिल जाएंगे? समताप मंडल में देखने को मिल जाएंगे। तो ये आपसे पूछा जा सकता है, मदर ऑफ पल्स क्लाउड बादल किस मंडल में देखने को मिलते हैं? सफेद रंग के चमचमाते चमकीले बादल कहाँ देखने को मिलते हैं? तुरंत आपको नाम लेना है सम वाला ताप मंडल। आगे बढ़ते हैं। यह परत बादलों और मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त होता है, क्योंकि इसका नाम है समताप मंडल, जो इसे हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श बनाती है। तो आपसे यह भी पूछा जा सकता है, हवाई जहाज किस मंडल में उड़ाए जाते हैं? हेलीकॉप्टर अलग है। कभी कभी आप देखो हेलीकॉप्टर ऐसे आपके पास से ही उड़ता हुआ दिखाई देगा, लेकिन ये जो हवाई जहाज है, ये बहुत ऊंचाई पर उड़ते हुए दिखाई देता है और छोटू सा दिखाई देता है। और हमारे गांव वगैरह में इसे गुंगुई जहाज का नाम दे दिए हैं। जब भी ये ऊपर जाता है तो बच्चे हमारे यहाँ कहते हैं, वो देखो गुंगुई जहाज जा रहा है। हाँ, ये गुंगुई जहाज है। और एक खास बात और भैया, ओजोन गैस की परत पाई जाती है, जो पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है। तो आपसे यह भी पूछा जाएगा, ओजोन गैस किस परत में पाई जा रही है? इतनी बात समझ में आ गई होगी। और ओजोन के बारे में हम पीछे भी बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, और हम पीछे ही जान चुके थे किस परत में पाई जा रही है। अगला आपका मध्य मंडल। मध्य मंडल यह समताप मंडल के ठीक ऊपर 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। तो इसकी ऊंचाई कितनी है भैया? 80 किलोमीटर तक है। अंतरिक्ष से आने वाले उल्कापिंड इस परत में प्रवेश करने पर जल जाते हैं। तो यह आपको पता होना चाहिए, नोट कर लो। यह आपसे पूछा जा सकता है। यह पूछा जाएगा कि अंतरिक्ष से आने वाले उल्कापिंड किस परत में आके जल जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं? तो आपको क्या बताना है? मध्य वाला मंडल। यहां ऊंचाई के साथ तापमान पुनः कम होने लगता है और 80 किलोमीटर पर 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। आगे हमने क्षोभ मंडल में देखा था, ऊंचाई के साथ क्या हो रहा है? तापमान में कमी आ रही है। और फिर समताप मंडल में लगभग हमें मौसम वगैरह साफ दिखाई दिया। लेकिन यहां आप देखोगे पुनः क्या होने लगेगा? तापमान कम होने लगेगा। तो ये आप समझ सकते हो, क्या होगा? तापमान फिर से कम होने लगेगा। किसके साथ? ऊंचाई के साथ।
तो ये चीजें आपको थोड़ा समझनी पड़ेंगी, एक दो बार आप देख लोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इस मंडल में नॉक्टिलूसेंट बादलों का ध्रुवों के पास ऊपर गर्मियों में दर्शन होता है। आपसे यह भी पूछा जा सकता है नॉक्टिलूसेंट बादल किस परत में पाए जाते हैं, तो आपको क्या बताना है, क्या बताओगे, मध्यमंडल। अगला है आपका आयन मंडल, जिसे ताप मंडल के नाम से भी जाना जाता है। और अगर आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो उसमें बाह्य मंडल भी इस मंडल के लिए नाम प्रयोग में आया है। आप एक बार पढ़िएगा तो आपको दिख जाएगा। तो मुख्य रूप से हमें दो नाम याद रखने हैं, आयन मंडल, इसी को ताप मंडल भी कहते हैं। इसकी ऊंचाई आप देखोगे 80 से 400 किलोमीटर तक बताई जाती है। कई सारी किताबों में इसकी ऊंचाई 600 के आसपास भी बताई जाती है, किसी किसी में 1000 किलोमीटर तक भी बताई जाती है। तो आपको उन सभी में नहीं उलझना है, केवल इसी को ध्यान में रखना है, कितना, 80 से 400 किलोमीटर, यही आपको ध्यान में रखना है। यहां आप देखोगे ऊंचाई के साथ तापमान अत्यधिक तीव्रता से क्या हो रहा है भैया, बढ़ रहा है। तो यह भी आपसे पूछा जा सकता है। तो आपने अभी देखा जो आपका क्षोभ मंडल है वहां ऊंचाई के साथ तापमान में कमी आ रही है। फिर आपका अगला मंडल जो है वहां मौसम वगैरह आपको साफ देखने को मिल रहा है। फिर आगे आपने मध्य मंडल में देखा तो वहां भी क्या आ रहा है भैया, तापमान में कमी आ रहा है ऊंचाई के साथ, देखा। और फिर आप देखोगे यहां ऊंचाई के साथ अत्यधिक तीव्रता से तापमान बढ़ रहा है। तो ये आपको 2-3 बार पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। आगे इसमें विद्युत आवेशित कण पाए जाते हैं जिन्हें आयन कहते हैं। तो इसी में आयन पाए जाते हैं और शायद इसी नाम से इसे आयन मंडल रख दिया गया होगा, नाम इसका। पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगे इसी परत द्वारा वापस पृथ्वी पर परावर्तित कर दी जाती हैं, जिससे रेडियो संचार संभव होता है। तो रेडियो तरंगों से संबंधित कौन सा परत है, इस तरह के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं, नोट कर लीजिए। क्या करना है, नोट करना है। यहाँ ध्रुवीय क्षेत्रों में रात्रिकालीन चमकीला प्रकाश पाया जाता है, जिसे निशा दीप्ति या अरोरा कहा जाता है। तो आपसे पूछा जा सकता है ध्रुवीय प्रकाश अरोरा किस परत में पाया जाता है, तब आपको तुरंत बताना है आयन मंडल, तब आपको बताना है ताप मंडल। तो ध्रुवीय प्रकाश पाया जाता है और यह भी आपसे पूछा जा सकता है। आगे है बहिर्मंडल। बहिर्मंडल, इसकी ऊंचाई क्या हो सकती है मैं बता चुका हूं, है ना। इसकी ऊंचाई अस्पष्ट भी हो सकती है, 10,000 किलोमीटर तक भी हो सकती है। यह वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है, सबसे ऊपरी और सबसे ऊंची परत है। यह आपसे पूछा जा सकता है। यह वायु की बहुत पतली परत है, इसके बारे में बहुत कम जानकारी उपलब्ध है और यह बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा जानकारी उपलब्ध होती तो हमें बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ता। तो ऐसे में अच्छा हुआ आपके साथ। हीलियम और हाइड्रोजन यहीं से अंतरिक्ष में तैरती हैं। तो इस परत में मुख्य रूप से हल्की गैसें पाई जाती हैं। तो आपको यह भी पता चल गया हल्की गैसें कौन कौन सी हैं और इस परत में कौन कौन सी गैसें पाई जा रही हैं, यह भी आपको पता होना चाहिए। समझ में आ गई इतनी बात, आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर हम लोग जानेंगे रासायनिक संगठन के आधार पर वायुमंडल को दो परतों में बांटा जाता है। एक आपका हो जाएगा सममंडल और दूसरा हो जाएगा विषममंडल। सममंडल में आपके क्षोभ मंडल आ जाएंगे, समताप आ जाएगा और मध्यमंडल आ जाएगा। विषममंडल में आपका आ जाएगा, इसके बाद कौन सा बचा, आयन, जिसे ताप मंडल भी कहते हैं। और कौन आ जाएगा, बहिर्मंडल आ जाएगा। नोट कर लो, वही चीज यहां लिखा गया है सममंडल। सममंडल की ऊंचाई 90 किलोमीटर तक है। तापमान के आधार पर सममंडल को 3 परतों में विभाजित किया जाता है, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, ये हम पढ़ चुके हैं।
तो सममंडल कहां से कहां तक है ये आपको पता होना चाहिए। वैसे तो आपको सममंडल 88 किलोमीटर के आसपास ही पड़ेगा, देखने को मिलेगा, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, सहजता के लिए 90 किलोमीटर बता देते हैं, 90 किलोमीटर लिख देते हैं। वहीं विषम मंडल को देखेंगे तो हमने अभी पीछे बताया ही कि हम लोग सुविधा के अनुसार 90 लिख देते हैं, लेकिन 88 तक ही आपका सममंडल होता है। 88 से फिर शुरू हो जाता है आपका विषम मंडल। तो हम लोग सुविधा के अनुसार इसकी शुरुआत 90 से कर देते हैं और इसे ले जाते हैं 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक। क्लियर, समझ में आ गया। और इसमें आयन मंडल, बहिर्मंडल आ जाएंगे। ये आपकी अरोरा लाइट है, ये आपका ध्रुवीय प्रकाश है। इसको एक बार गौर से देखिए, कितना सुहावना लग रहा है ना। ये आपका सफेद बादल हो गया, ये आपका नॉक्टिल्यूसेंट बादल हो गया, ये उल्कापिंड हो गए, और ये रेडियो तरंगे हो गई। अब हम लोग थोड़ा यह देखने का प्रयास करते हैं कि ग्रीन हाउस गैसों से और किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव से और कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसको हम लोग थोड़ा सा देखने का प्रयास करते हैं। यहां पहला क्वेश्चन दिया गया है, इसको एक बार पढ़ने का प्रयास करिए। पढ़ लिया आप सभी ने? पढ़ लिया? जल्दी जल्दी से बताओ। यहां कहा जा रहा है ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना की थी। किसने की थी? जल्दी जल्दी से बताओ। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तब आपको कहना है ग्रीन हाउस कांच की गैसों को किसी ने फोड़ दिया। क्या कहोगे? फोड़ दिस। क्या कहोगे? फोड़ दिस। और देखो कहां दिख रहा है फोड़ दिस, ये दिख रहा है ना। तो तुरंत आपको फोरियर नाम बताना है। ये समझ लीजिए कांच की गोली है या कांच का घर है और एक ठो आदमी आया उसको फोड़ दिया। आसान तरीका है, याद कर लो। तो इसका उत्तर हो जाएगा जोसेफ फोरियर। आगे कहा जा रहा है, इसी इसी क्वेश्चन की व्याख्या की जा रही है। ग्रीन हाउस वह कांच का घर है जो सूर्य की गर्मी को अंदर रोककर पौधों के लिए गर्म वातावरण बनाता है। ग्रीन हाउस कहां बनाए जाते हैं? अगर मान लीजिए किसी ने क्वेश्चन पूछा तो आपको कहना है जहां मान लीजिए सूर्य का प्रकाश कम मात्रा में पहुंचता हो। तो ऐसे में ग्रीन हाउस घर बनाए जाते हैं जहां किरणें, सूर्य की किरणें आती हैं लेकिन वापस लौट के नहीं जाती हैं। तो ऐसे घर बनाए जाते हैं। तो वह ठंडा क्षेत्र हो सकता है, पहाड़ी या शीत क्षेत्र हो सकता है ना। यहाँ ग्रीन हाउस पौधों को ठंड से बचाने के लिए बनाए जाते हैं। तो ये आप समझ सकते हो। यहां से हो सकता है एक आध क्वेश्चन पूछ ले, ध्यान में रखे रहिएगा। आगे जोसेफ फोरियर ने 1824 से 27 ईस्वी में ग्रीन हाउस या हरित गृह प्रभाव गैसों की संकल्पना की थी। तो कांच का घर जो है किसने फोड़ दिया? जोसेफ फोरियर ने फोड़ दिया। इस तरह से याद रखोगे तो याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहां पर दिया गया है भैया, पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है। पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है। कैसे वृद्धि होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, ऑक्सीजन के कारण, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका भी कोई रोल नहीं है। ऑक्सीजन नहीं होगा, उपर्युक्त कोई ये भी नहीं होगा। आपका उत्तर हो जाएगा बी, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। क्योंकि मैंने काफी विधिवत तरीके से इसको समझाया है, ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल भी गलत नहीं होने चाहिए। अब यहां इसकी व्याख्या दी गई है, एक बार देख लीजिए। पृथ्वी के वायुमंडल में पाई जाने वाली प्रमुख ग्रीन हाउस गैसें हैं। कौन कौन सी हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, ये प्रमुख गैस हो जाएगी। कभी कभी इसे CO2 लिख दिया जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला नंबर है जलवाष्प का, अगला नंबर है मीथेन का। ये देखो जो कैपिटल लेटर में यहां लिख दिया गया है ये सब आपके स्मॉल लेटर हैं, है ना। CO2 इस तरह से लिखा जाएगा, है ना, CH4
इस तरह से लिखा जाएगा, ध्यान से देख लो। है ना, मीथेन हो जाएगा यानी कि CH4, फिर ओजोन यानी कि O3, नाइट्रस ऑक्साइड N2O तथा क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि CFC। ये सारी गैसें कौन सी हैं भैया? ग्रीन हाउस गैसें हैं। नाम याद रखे रहिएगा, नाम याद रखे रहिएगा, याद रखे रहिएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे कहा जा रहा है धान के खेत, कोयलों की खदानें एवं घरेलू पशु वातावरण में मीथेन उत्सर्जन के मानवीय स्रोत हैं, जबकि आर्द्र भूमि, दीमक की बांबी, समुद्र हाइड्रेट आदि मीथेन उत्सर्जन के प्राकृतिक स्रोत हैं। और मैंने पीछे बताया भी था, मीथेन आपकी प्राकृतिक भी हो सकती है और मानव जनित भी हो सकती है। क्या? प्राकृतिक और मानव जनित भी हो सकती है। तो मीथेन कहां कहां पाया जा रहा है, इससे संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कौन कौन से प्राकृतिक स्रोत हैं और कौन कौन से मानवीय स्रोत हैं, ये थोड़ी बातें आप ध्यान में रखे रहिएगा। अगर यहां नहीं पूछा जाएगा तो मान लीजिए आगे चल के आप कंपटीशन वगैरह देंगे या मान लीजिए नेट जीआरएफ वगैरह भी करेंगे, भूगोल से करेंगे, तो ये सारी बातें आपके काम ही आएंगे। और अगर आपने इसे अच्छे से कंप्लीट कर लिया तो आप नेट जीआरएफ का रास्ता भी आसान कर ले जाओगे। आगे, वर्तमान में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश अगर पूछा जाए तो वो हो जाएगा चीन। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर अमेरिका, तीसरे नंबर पर आप देख सकते हो कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला तीसरे नंबर का देश अपना भारत है। रूस आपका चौथे नंबर पर हो जाएगा, जापान आपका 5वें नंबर पर हो जाएगा। क्लियर? वहीं अगर भूटान की बात करें तो यह विश्व का शीर्ष कार्बन निगेटिव देश माना जाता है। कौन? भूटान। तो ये वैसे तो अभी नहीं पूछा जाएगा, लेकिन कंपटीशन वगैरह के लिए आप याद रखे रहिएगा। निम्नलिखित में से कौन एक वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी नहीं है? और मैंने बहुत ही बार कहा है कि भैया क्वेश्चन को बहुत ही बारीकी से पढ़िएगा, उसके बाद ही उत्तर देने का प्रयास करिएगा। तो यहां पूछा जा रहा है नहीं है। मीथेन, जलवाष्प, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, यह भी आपकी जो है ग्रीन हाउस गैस है। और ग्रीन हाउस गैसें किसके लिए जिम्मेदार होती हैं? ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार होती हैं। जलवाष्प भी ग्रीन हाउस गैस है जो वैश्विक ऊष्मन के लिए जिम्मेदार होता है। कार्बन डाइऑक्साइड भी ग्रीन हाउस गैस है जो कि प्रमुख रूप से कार्य करता है और वैश्विक ऊष्मन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो 3 तो सही हो गया, यानी कि 3 है तो एक नहीं होगा, तो जो नहीं होगा उसका नाम होगा आर्गन। आगे, विगत कुछ वर्षों में इन ऊष्मारूढ़ी गैसों की मात्रा वायुमंडल में बढ़ जाने के कारण वायुमंडल के औसत ताप में वृद्धि हो गई है, जिससे वैश्विक ऊष्मन, ग्लोबल वार्मिंग अथवा ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न हो रहा है, या इसी को ग्रीन हाउस प्रभाव वगैरह या ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। अब जब ग्लोबल वार्मिंग होगा तो उससे क्या क्या संकट आएंगे इसको जान लीजिए। ग्लोबल वार्मिंग पृथ्वी पर जीवन के समक्ष गंभीर चुनौती उत्पन्न करेगा, जिसके कारण ग्लेशियरों के पिघलने की दर क्या होगी भैया? बढ़ जाएगी। नोट करते चलो, ग्लोबल वार्मिंग नोट करते चलो, यह भी आपसे पूछा जा सकता है। ग्लोबल वार्मिंग से क्या होगा? ग्लेशियरों के पिघलने की दर बढ़ जाएगी, यानी कि बर्फ भारी मात्रा में पिघलेंगे और इसका पानी बहकर कहां जाएगा? समुद्रों में जाएगा। तो समुद्रों के जल स्तर भी क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। प्रवाल भित्तियों का विरंजन होगा तथा चक्रवात, तूफान, बवंडर, बाढ़ की बारंबारता एवं तीव्रता और बीमारियों के फैलने का खतरा अर्थात स्वास्थ्य पर कुप्रभाव पड़ेगा। तो भैया स्वास्थ्य पर भी कुप्रभाव पड़ेगा और इससे क्या होगा भैया? चक्रवात, तूफान, बवंडर, बाढ़ की बारंबारता
या तीव्रता देखने को हमें मिल सकती है और इससे तटीय क्षेत्र भी डूब सकते हैं, जिससे पौधों को भी नुकसान होगा, है ना। और आप देखोगे आम में बौर आना वैश्विक तापन से ही संबंधित है और हमारे पुराने जितने भी लोग थे वह आज भी कहते हैं कि जिस साल आम का बौर सर्वाधिक आता है उस समय आंधी तूफान बहुत आता है। तो सोच सकते हो हमारे जो भी पुराने व्यक्ति हैं, हमारे पूर्वज, हमारे आजा पुरखा, वो कितने दिमागी थे। उनको क्लियर नहीं पता होता था लेकिन वो अनुमान जरूर लगा लेते थे किसी न किसी रूप में। तो देख सकते हो जिस साल आम में ज्यादा बौर आता है उस समय तूफान भी बहुत तगड़ा तगड़ा आता है। इस बार भी आपने देखा होगा, तो आप अंदाजा लगा सकते हो। जलवायु परिवर्तन का कारण है, जलवायु परिवर्तन का कारण है क्या हो सकता है? ग्रीन हाउस प्रभाव, सही बात है। ओजोन परत का क्षरण, हाँ ये भी हो जाएगा। प्रदूषण, ये भी हो जाएगा। चलो सभी को सही मान लेते हैं। अब आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। जलवायु परिवर्तन हेतु ग्रीन हाउस गैसें एवं प्रदूषण प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार हैं, लेकिन ओजोन परत का जो क्षरण है वो अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार है। तो इसीलिए हमने तीनों को सही मान लिया और व्याख्या में हमने उसकी अच्छी तरह से व्याख्या भी कर ली। जलवायु परिवर्तन के दो प्रमुख कारक हैं, कौन कौन से? कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि वाले कारक और दूसरा कार्बन अवशोषण में कमी लाने वाले कारक। तो जलवायु परिवर्तन के दो प्रमुख कारक हैं, ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि आपके सिलेबस में जलवायु परिवर्तन से संबंधित काफी चीजें दी गई हैं। जीवाश्म ईंधनों का अत्यधिक प्रज्वलन, तेल से चलने वाले वाहनों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि, ये क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को बढ़ाते हैं, जिसके बारे में हम पीछे बहुत बार पढ़ चुके हैं। और दूसरा, इसकी कमी कैसे हो रही है ये भी आपको पता होना चाहिए। आगे, भारत में जलवायु परिवर्तन से सामाजिक तनाव बढ़ रहा है। मौसम की चरम दशा की बारंबारता एवं तीव्रता से खाद्य सुरक्षा पर गंभीर प्रभाव पड़ रहा है। अरे भैया, जब जलवायु परिवर्तन होगा तो इसमें तो प्रभाव पड़ेगा ही ना, और सामाजिक तनाव भी बढ़ेगा। मान लीजिए किसी क्षेत्र में बाढ़ आ गया और वहां सरकारों ने समय पर कुछ पहुंचाया ही नहीं, समय पर कोई व्यवस्था किया ही नहीं, तो ऐसे में क्या होगा? तनाव बढ़ेगा। तो कुछ उदाहरणों के माध्यम से इसे समझिए। आगे, निम्नलिखित गैसों में से कौन सी एक गैस धरती पर जीवन के लिए हानिकारक और लाभदायक दोनों है? हानिकारक और लाभदायक दोनों है तो ऑक्सीजन तो नहीं होगा, ओजोन नहीं होगा, नाइट्रोजन नहीं होगा। हम कार्बन डाइऑक्साइड को सही विकल्प के रूप में मान सकते हैं। मान ले, चलेगा। अब आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस धरती पर जीवन के लिए हानिकारक और लाभदायक दोनों है। अच्छा भैया, पौधे कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण कर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा जीवनदायिनी ऑक्सीजन गैस की रचना करते हैं। तो आपसे यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ऑक्सीजन की प्राप्ति कैसे होती है? प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से होती है, पौधों से होती है, जो हमारे जीवन के लिए लाभदायक है। वहीं यह भूमंडलीय तापन का मुख्य कारण भी है, जो हमारे लिए हानिकारक भी है। तो कार्बन डाइऑक्साइड लाभदायक भी है, हानिकारक भी है। अधोलिखित में से कौन सा पृथ्वी के लिए कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता? कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को कौन नहीं बढ़ा रहा है? नहीं पूछा गया है, नोट करो। ऑक्सीजन से यानी कि श्वसन से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा तो बढ़ ही रही है, जैविक पदार्थों का क्षय, इन सबसे बढ़ी रही है। यहां हम देखेंगे प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा संतुलित होती है, ना कि बढ़ती है। पृथ्वी के कार्बन चक्र में श्वसन, जैविक पदार्थों का क्षय तथा ज्वालामुखी क्रियाएं कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को बढ़ाते हैं। तो ये सब तो मात्रा को बढ़ा रहे हैं, लेकिन वही जो मैंने आपको बताया प्रकाश संश्लेषण, इससे स्वपोषी पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करके ऑक्सीजन विमोचित करते हैं, यानी कि
वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड की मात्रा को संतुलित बनाए रखते हैं। पौधे निम्नलिखित में से किसने सुझाया था कि पृथ्वी का धुरी पर अवस्था बदलना जलवायु परिवर्तन के लिए एक कारक है। यहां कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किसने सुझाया था कि पृथ्वी का धुरी पर अवस्था बदलना जलवायु परिवर्तन के लिए एक कारक है। रॉबर्ट हुक नहीं होंगे, जॉर्ज सिम्परसन नहीं होंगे, टीसी चैम्बरलेन नहीं होंगे। कौन बच रहा है? मिलूटिन मिलानकोविच सही हो जाएंगे। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। पृथ्वी पर पहुंचने वाले सौर विकिरणों की मात्रा में परिवर्तन के लिए सूर्य के संदर्भ में पृथ्वी की स्थिति में बदलाव भी उत्तरदायी है। वैज्ञानिक इस सिद्धांत को मिलानकोविच परिकल्पना भी कहते हैं। उल्लेखनीय है कि मिलूटिन मिलानकोविच सर्बिया के खगोलविद थे। रहे होंगे, हमसे कोई मतलब नहीं है। निम्नलिखित में से किसने जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेतक प्राप्त किया जा सकता है? इवेपोरेशन, वृक्ष वलय, जीवाश्मित नहीं। आइस कोड लगाओ, आगे बढ़ जाओ। हिम तत्व आइस कोर किसी ग्लेशियर या बर्फ की चादर को छेदकर प्राप्त किया गया एक बेलनाकार नमूना है। आइस कोर अतीत की जलवायु और वातावरण की जांच करने के लिए सबसे प्रत्यक्ष और विस्तृत अभिलेख है। होगा, हमसे का लेना देना है। अगला हम लोग जान लेते हैं मौसम और जलवायु में अंतर। क्या जानेंगे? मौसम और जलवायु में अंतर। मौसम और जलवायु में अंतर आपको बहुत अच्छी तरह से पता है। मौसम क्षणिक होता है जबकि जलवायु दीर्घकालिक होता है। आपने एक गाना सुना होगा, नायिका गाती है, मेरे यार बदल ना जाना मौसम की तरह। क्योंकि नायिका को भी पता है कि मौसम क्षणिक होता है, वह जल्दी बदल जाता है, जबकि जलवायु को बदलने में समय लगता है। तो इसका मतलब नायिका भी क्लाइमेटोलॉजी पढ़कर आई है। क्लियर? और आप देखोगे यहां छोटे क्षेत्रों को प्रभावित करता है और यह बड़े क्षेत्र को प्रभावित करता है। इसलिए हम इसे प्रादेशिक कह सकते हैं क्योंकि यह बड़े भूभाग को प्रभावित करता है। तो वही चीज यहां पर लिखी गई है कि मौसम वायुमंडल की एक अल्पकालिक परिघटना है। ये बात आप नोट रखे रहिएगा, यही आपसे पूछा जाएगा। अभी इससे संबंधित क्वेश्चन भी करा दूंगा, आपको मजा आ जाएगा। जिसमें तापमान, आर्द्रता, वर्षण एवं पवनों की प्रकृति में क्षण प्रतिक्षण या दिन प्रतिदिन परिवर्तन देखा जाता है। तो ये जो तापमान है, आर्द्रता है, वर्षण है और ये जो पवनों की प्रकृति है, ये सब क्या हो जाएंगे? मौसम के तत्व हो जाएंगे, जिनके बारे में अभी आगे भी मैं बताऊंगा। क्लियर? और आप देखोगे जलवायु लगभग 30 से 35 वर्षों की दीर्घकालिक मौसमी दशाओं का औसत योगमान है। तो यह भी आपसे पूछा जा सकता है, नोट करे रहिए। तो इतनी बातें समझ में आ गई। ये जलवायु परिवर्तन से संबंधित कुछ बातें दिखाई गई हैं, मौसम से संबंधित कुछ बातें दिखाई गई हैं। इनको भी आप देखते रहिए, इनसे भी कुछ सीखने का प्रयास करिए। और अभी आप जाइएगा, मेरे यार बदल ना जाना मौसम की तरह वाला गाना जरूर सुन लीजिएगा, क्योंकि वहां से आपके एक क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं। वही चीज यहां पर लिखी गई है। कहा जा रहा है जलवायु यानी कि क्लाइमेट शब्द किसी स्थान की कम से कम कितनी अवधि की औसत मौसमी दशाओं को दर्शाता है? 10 वर्ष नहीं, 20 वर्ष नहीं, 50 वर्ष नहीं, 31 से या 30 से
है ना, 30 से भी कर सकते हो। 31 से 35 वर्ष। आपका कौन सा सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। आगे, मौसम विज्ञान, क्लाइमेटोलॉजी, सॉरी सॉरी सॉरी, मेट्रोलॉजी, मैं क्लाइमेटोलॉजी बोल गया, यहां लिखा है मेट्रोलॉजी। मुख्य रूप से वायुमंडल के किस भाग का अध्ययन करता है? मौसम विज्ञान किस भाग का अध्ययन कर रहा है? जल्दी जल्दी से बताओ। यहां केवल ऊपरी वायुमंडल का। और मैंने आपको बताया था मौसम विज्ञान से संबंधित जहां भी आपको अल्पकालिक या क्षणिक दिख जाए उसी को लगा के चले आना और कुछ भी मत देखना। यहाँ दीर्घकालिक दिया गया है, ये भी नहीं होगा। महासागरीय धारा ये तो नहीं होगा। केवल ऊपरी वायुमंडल ये भी नहीं होगा। हमने पढ़ा था अल्पकालिक और हमने देखा, और आगे पढ़ने की कोई भी जरूरत नहीं है, बस इसे देखो, लगा के चले आओ। इतनी कहानी समझ गए? आगे बढ़ा जाए, जल्दी जल्दी से बताओ।